नॉमिनेशन पेपर लीक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर देखेगा कि क्या जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। अच्छा, लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, उनका एनालिसिस करेगा। फिर क्या कर सकता है, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। जो कैसे हैं आप सब, वो सारे लोग जिन्होंने ये चैनल फॉलो किया हुआ है, उन्हें आइडिया होगा कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 के लेक्चर्स हैं ना, तो चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और ये इलेक्शन एक्ट 2017 क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है, उसके टेस्ट के अंदर 20 मार्क्स जो है ना, वो इलेक्शन एक्ट 2017 के हैं। अब ये जो कंटेंट है वीडियो का, यू विल फाइंड इट लिटिल बिट डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया गया है। लाइक पास आफ्टर पास पेपर एनालिसिस के एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो एग्जामिनर और एक्ट के वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट लाइक मतलब आप जस्ट वीडियो देखते हो यूट्यूब पर जो अवेलेबल है, एंड फिर रिटेन कुछ नहीं रहता। सो आई ट्राइड के कंटेंट को सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि अगर पेपर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो आपको पता हो कि उन वर्ड्स की मीनिंग्स क्या हैं, और इसके अलावा आप लोगों को सारा कंटेंट रिटेन रहे। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, इसके 15 चैप्टर्स हैं, 241 सेक्शंस हैं, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 5 है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द असम्बलीज, असम्बली के लिए जो नुमाइंदे मुंतखब होंगे, उनके लिए जो इलेक्शन होंगे, तो एक्ट ने क्या किया, मतलब लाइक क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, क्या कवानीन बताए हैं, क्या प्रोसीजर बताया है जिसे फॉलो किया जाएगा। अब क्या है कि ये जो सेक्शन नंबर 50 है ना, ये सबसे पहले किसके बारे में बता रहा है, ये कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगा कौन, कमीशन करेगा, सही है। क्यों करेगा कमीशन अपॉइंटमेंट, ये जो असेंबली के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं उनके लिए करेगा। अपॉइंटमेंट का मेथड क्या है, कमीशन जो है ना अपॉइंट करेगा, किस में से अपॉइंट करेगा, अपने ऑफिसर्स में से अपॉइंट करेगा। इसके अलावा वो ऑफिसर्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने जिन ऑफिसर्स को प्रोवाइड करना चाहती है वो। इसके अलावा सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, लेकिन ये जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है ना, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद सब ऑर्डिनेट जुडिशरी को भी हायर किया जा सकता है। हमने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है ना, कमीशन इसको हायर करेगा। वो अपने ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, वो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी भी हो सकती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है ना, ये रोल क्या परफॉर्म करेगा, कह रहे कि कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन करेगा, कमीशन गाइड करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये डायरेक्शंस और कंट्रोल देगा, डायरेक्शंस देगा और कंट्रोल करेगा। ड्यूटी क्या होगी, कोऑर्डिनेट करेगा, सुपरवाइज करेगा इलेक्शन से रिलेटेड कामों को, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अपनी उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा जो कमीशन उसे असाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट है कमीशन अपॉइंटमेंट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर की और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की। कह रहे कमीशन अपॉइंट करेगा किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को भी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ये जो अपॉइंटमेंट होगी ना, ये भी कमीशन के अपने ऑफिसर्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या सब ऑर्डिनरी जुडिशरी, सही है। और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ सब ऑर्डिनरी जुडिशरी में से किसी भी मेंबर को लिया जा सकता है। करेक्ट है। ये जो बंदा है ना, अ पर्सन इजंट अपॉइंटेड एज रिटर्निंग ऑफिसर फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, एक रिटर्निंग ऑफिसर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट का। द कमीशन अपॉइंट असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एज नेसेसरी फ्रॉम स्पेसिफाइड सोर्सेज। तो कह रहे कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, इसके साथ अगर इन सच कंडीशन ज़रूरत पड़ती है तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, ये जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इनकी अपॉइंटमेंट्स की डेट क्या होंगी, ऑफ अपॉइंटमेंट। सेक्शन 52 कहता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, ये जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, इनकी अपॉइंटमेंट, कह रहे कि 51 में किसके बारे में बताया हुआ है कि अपॉइंटमेंट करनी है आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की और रिटर्निंग ऑफिसर्स की। कह रहे ये होनी चाहिए 60 डेज बिफोर इलेक्शन प्रोग्राम इशू। कमीशन जो इलेक्शन प्रोग्राम इशू करेगा ना, उसके 60 दिन पहले, 60 दिन पहले पहले ये अपॉइंटमेंट्स हो जानी चाहिए। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। कह रहे एक्सेप्शंस इंक्लूड हैं, जैसे बाई इलेक्शन क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, यानी कहीं पे इलेक्शन के दौरान लड़ाई हो गई,
या इसके अलावा जो कैंडिडेट तो मर चुका है इन सच कंडीशंस, या कोई और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो तब क्या होगा कि जैसे इलेक्शन प्रोग्राम इशू होगा उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट भी हो जाएंगी। सेक्शन 53 कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो गई, रिटर्निंग ऑफिसर की हो गई, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की हो गई, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की। कह रहे कि ये जो प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर है ना, इनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? वहाँ अपॉइंटमेंट कर रहा था कमीशन, यहाँ अपॉइंटमेंट कर रहा है रिटर्निंग ऑफिसर। और ये किसके लिए अपॉइंट हो रहे हैं? हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए। A presiding officer and necessary assistant presiding officer and polling officers are appointment। किसी भी पोलिंग स्टेशन के लिए वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़रूरत है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़रूरत है, पोलिंग ऑफिसर की ज़रूरत है, ये सारी अपॉइंटमेंट अब रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। कह रहे कि अपॉइंटमेंट के सोर्सेज यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ भी कमीशन के अपने ऑफिसर्स, किसी गवर्नमेंट का ऑफिसर, यहाँ कॉरपोरेशंस भी आ जाती हैं, सही है, और प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। कह रहे कि रिस्ट्रिक्शन एक है, वो ये है कि कान अपॉइंट समवन एम्प्लॉयड बाय द कैंडिडेट। एक बंदा अगर उस कैंडिडेट का मुलाजिम रहा है ना, तो उसे आप अपॉइंट नहीं कर सकते, बाकी रिटर्निंग ऑफिसर कर सकता है। फिर कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, उसने जो ये अपॉइंटमेंट की वो सबमिट करेगा लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ, और 30 डेज पहले, पोलिंग से पहले। हमने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो गई 60 दिनों में, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपॉइंटमेंट्स की ये 30 दिन। Changes of list only in exceptional circumstances with commission approval, और substitutes for polling staff के रिजर्व स्टाफ होगा, और अगर ज़रूरत है कोई नहीं आ सकता तो फिर अल्टरनेटिव स्टाफ यूज़ किया जाएगा। अब आता है कि ये जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ड्यूटीज और पावर क्या है? कह रहे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, डज एक्ट्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव पोल कंडक्ट पर एक्ट रूल्स एंड कमीशन डायरेक्शन। इसने क्या करना है? पोल्स को मौसर तरीके में परफॉर्म करवाना है, जैसे कमीशन ने कहा। अब ये तो रिटर्निंग ऑफिसर आया, अब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? ये जो है तो अगर ज़रूरत पड़ती है रिटर्निंग ऑफिसर के कमांड पे, या रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो स्पेसिफिक कमांड्स कर सकता है, स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ये भी रूल्स को फॉलो करेगा, सही है, ये वहाँ पोलिंग स्टेशन पे ऑर्डर को मेंटेन करेगा, सही है, और अगर इलेक्शंस में फेयरनेस नहीं है तो ये उसको रिपोर्ट करेगा। और ये जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, फिर क्या होता है कि इन केस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई इशू आता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ज़रूरत पड़ती है, तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो फिर कमांड मिलेंगे उन्हें फॉलो करेगा। कह रहे ओवरऑल ये क्या क्या है? मैनेजमेंट और सस्पेंशन। कह रहे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर एब्सेंट होगा ना, तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? वो एक और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वहाँ पे ड्यूटी लगवा सकता है। इस तरह से ऑफिशियल्स की सस्पेंशन भी हो सकती है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, वो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, पोलिंग ऑफिसर्स को जिनको उन्होंने क्या किया था, हायर कहा था ये ड्यूटीज आपने करनी है, तो वो उनको सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन फिर वो क्या करेगा कि वो कमीशन को रीजंस बताएगा कि मैंने इनको क्यों सस्पेंड किया, और इस तरह से उनके अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो ये आ गई ड्यूटी ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है ना, वो है सेक्शन नंबर 55, और जो सेक्शन नंबर 55 है ना, वो रिलेटेड है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के साथ। कह कि जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं ना, ये कमीशन के कंट्रोल में होते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्शन ऑफिशियल्स आर अंडर कमीशन कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस एंड डिसिप्लिन। सही है, ये उसके कंट्रोल में है। कब से है? फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन अंटिल द पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट नेम इन द ऑफिशियल गजट। कह रहे कि ये जो ऑफिसर्स हैं ना, ऑफिशियल्स हैं ना, इन्हें कमीशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा ये उसको फॉलो करेंगे। कब से करेंगे? जब इनको अपॉइंटमेंट किया, सही है, फिर ये अपनी अपनी जगहों पे गए, यानी उस सारे प्रोसेस में, यानी इलेक्शन के वो 60 दिन पहले हमने जो कहा, उससे वह तब से लेके अपॉइंटमेंट से लेके ऑफिशियल गजट में रिजल्ट के अनाउंस होने तक, रिटर्न कैंडिडेट वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन जीत के आ गया, तो इस सारे प्रोसेस में क्या होंगे? ये कमीशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। कह रहे कि जो कमीशन की डिसिप्लिनरी पावर्स हैं वो क्या है? सही है, तो कि कमीशन जो है ना, वो इनिशिएट कर सकता है, फाइनलाइज कर सकता है इन इलेक्शन ऑफिशियल के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर ये मिसकंडक्ट करते हैं, अगर ये प्रॉपर एफिशिएंटली काम नहीं करते, सही है, या डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो नहीं करते। कह रहे जो कमीशन है ना, वो सब कामों के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है, और
वो सस्पेंड भी कर सकता है, सही है। और जो कैंडिडेट्स हैं जो कहेंगे हमने इलेक्शन लड़ना है, तो वो उन कागजात को वापस भी करवा सकते हैं। कैसे? कमीशन जो है ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर सकता है, सही है। कैसे? अगर वो जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट करें या प्रिवेंट करें फेयर एंड इम्पार्शियल पोल, अगर पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ कर रहे हैं वो, सही है। या फिर जो है ना इंटरफेयर कर रहे हैं विद वोटर्स या पोलिंग स्टाफ, यानी फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट्स हैं वो आके उनको तंग कर रहे हैं या इस तरह से, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो गड़बड़ कर रहा है, पोलिंग ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है, कह रहे रिजल्ट्स को इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हैं, एक्शंस को वायलेट, एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, तो इन सारे केसेस में फिर अब इनके अगेंस्ट कमीशन इंक्वायरी करेगा। कमीशन जो है ना इंक्वायरी कमेटी बिठाएगा। वो इंक्वायरी 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए, और उसकी जो रिपोर्ट होगी ना, जैसे ही वो इंक्वायरी कंप्लीट होगी उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर कमीशन को उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। अब जिन लोगों ने गड़बड़ की तो उनके लिए पेनाल्टीज़ क्या है, तो कमीशन जो है ना वो इम्पोज करेगा पेनाल्टीज़ एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स और द एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आगे बाकी चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उनको पेनाल्टीज़ देगा। कमीशन जो है ना कैन अपील टू द रेलिवेंट सर्विस ट्रिब्यूनल और जुडिशियल फॉरम विद इन 30 डेज। कह रहे हैं कि अब इसके लिए जो एक्ट के अकॉर्डिंग एक जुडिशियल फॉरम बनाया गया है, तो कमीशन उससे कहेगा कि अपील करेगा कि आप जो है तो इनको पनिशमेंट सुनाएं। सब्स्टिट्यूट अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करेगा, अगर लेट सपोज वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है, अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो क्या करेगा, वो उनके अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स को अपॉइंट कर सकता है। फिर हम कहते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पॉसिबल, कि कमीशन जो है ना वो इनिशिएट करेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अंडर सेक्शन 188 एंड 144 अगेंस्ट कंसर्न ऑफिशियल्स। यानी बाकी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि अच्छा जो क्राइम्स हैं उससे रिलेटेड क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कमीशन है ना वो पनिशमेंट देगा। उसके बाद है ओथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स। कह रहे हैं कि ओथ रिक्वायरमेंट, इलेक्शन ऑफिशियल जो है ना वो ओथ लेंगे अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले। ओथ के अंदर क्या होगा, ये वादा होगा कि हाँ वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक्ट को फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, कमीशन उन्हें जो अहकाम देगा उन्हें फॉलो करेंगे। अब आ जाता है कि सेक्शन 57 कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। कह रहे हैं कि कमीशन अनाउंस करेगा इलेक्शन डेट को, सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल गजट में। अब इलेक्शन प्रोग्राम के लिए टाइमलाइन देगा, तो ये जो नॉमिनेशंस है ना, इसकी डेट के लास्ट डेट क्या है, 6 डेज आफ्टर नोटिफिकेशन। कमीशन ने नोटिफिकेशन दे दी कि इलेक्शन होगा, सही है। अब तकरीबन जो है नोटिफिकेशन के बाद 6 दिन बाद जो है ना लोग आएंगे, सही है, या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे। कह रहे कि पब्लिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, उसके बाद क्या होगा कि जब ये नॉमिनेशन पेपर्स वाला काम खत्म हो गया, लोगों ने आकर बता दिया हम नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसके एक दिन बाद कमीशन कहेगा कि अच्छा ये लोग आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद क्या आता है कि अभी जो स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन इन तहकीक वगैरह इसके ऊपर, तो कह रहे हैं कि 8 डेज आफ्टर नॉमिनेशन या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे अगर पब्लिक हॉलीडे है। उसके बाद अगर उसके अगेंस्ट अपील है तो फाइलिंग विद इन 4 डेज, सही है। तहकीकात वगैरह कर ली, आप 4 दिनों बाद जो है तो फाइलिंग कर सकते हैं, और अपील के 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला आ जाना चाहिए। उसके बाद रिवाइज कैंडिडेट लिस्ट तो पब्लिश जो है जब जैसे ही डिसीजन डे के साथ लिया जाएगा 7 दिनों के अंदर अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, एक दिन बाद वो पब्लिश हो जाएगी अपील का फैसला। उसके बाद क्या होगा, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर के डे आफ्टर रिवाइज लिस्ट पब्लिकेशन। अब जैसे ही रिवाइज लिस्ट पब्लिश हो गई तो उसके एक दिन बाद जो है वो कैंडिडेट जो है अब वो ये नहीं हट जाएगा उसका नाम, क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब जिसने हटना था वो हट गया, अब बाकी लोग जो है ना उनको सिंपल एलोकेशन होगी और पोल डेट्स बताएंगी। तो डेट आफ्टर विड्रॉल डेडलाइन, अब विड्रॉल की डेडलाइन गुजर गई, उसके एक दिन बाद क्या करेगा, या फिर जब भी पब्लिक हॉलीडे बीच में आ गया तो यानी उस दिन को गुजार के उसका अगला दिन। तो कह रहे कि पोल नॉट बिफोर 28 डेज आफ्टर रिवाइज लिस्ट, तो कह रहे कि कम से कम 28 दिन जो है ना बीच में गैप होना चाहिए, इससे कम गैप नहीं होना चाहिए। और रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, वो पब्लिक नोटिस जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में देगा और जो नॉमिनेशन होगा उनका इन्वाइट करेगा। हमने क्या कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन प्रोग्राम की नोटिफिकेशन देगा, सही है। और ये जो नोटिफिकेशन है ना ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि नॉमिनेशन जो है ना नोटिफिकेशन के कितने दिन बाद है, नॉमिनेशन है नोटिफिकेशन के 6 दिन बाद एंड 6, सही है। सबसे पहले नॉमिनेशन, उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि पब्लिकेशन होगी नॉमिनेटेड, तो पब्लिकेशन होगी 7वें दिन पे, 6ठे दिन पे, सही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन, ये जो नॉमिनेशन 6ठा 7वां, तो अब स्क्रूटिनी कितने दिन पे आ गई, 8वें दिन पे आ गई, 8 डेज आफ्टर नॉमिनेशन। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि
अपील्स जो है ना, अपील्स वो कब तक है? 8वें दिन से लेके 12वें दिन तक, 4 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद क्या है कि जो डिसीजन है वो कब होगा? वो होगा विद इन 7 डेज। सही है। तो 12वें दिन से लेके 19वें दिन के अंदर अंदर डिसीजन ले लेना है। उसके बाद क्या होगा कि अब जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट जो है डिसीजन ले लिया, उसने अगर विड्रॉ कर देना है तो 20वें दिन वो विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है सिंबल एलोकेशन होगी। तो सिंबल एलोकेशन किस दिन पे होगी? 21वें दिन पे होगी। तो ये तकरीबन 21 डेज़ का प्रोसेस ये हो गया। तो इस वजह से कह रहा है कि कम से कम 28 दिन जो है ना, 28 दिन आपने लोगों को देने हैं। सही है। ये सारा प्रोसेस ताकि कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 58। ये जो सेक्शन नंबर 58 है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये हमें बताता है अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम, कि ये जो इलेक्शन प्रोग्राम कमीशन ने अनाउंस किया, क्या उसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं? तो कह रहे कि कमीशन की जो पावर है ना प्रोग्राम को अल्टरनेट करने की, वो है, कमीशन के पास ये अथॉरिटी है। कमीशन कैन मेक अल्ट्रेशंस और इशू अ फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शन। कह रहे कि कमीशन शुरू में उसमें चेंजेस भी कर सकता है या दरमियान में भी कर सकता है। और अगर कहीं पे लेट्स सपोज हाथापाई हो गई है, लोग जो वोट्स थे वो फट चुके हैं, तो बैलेट पेपर्स फट चुके हैं, तो अब क्या करेगा कमीशन? फ्रेश इलेक्शंस को भी अनाउंस कर सकता है। तो कमीशन के पास ये अथॉरिटी है। कह रहे कि अल्ट्रेशन की कंडीशन क्या है? कमीशन जो है वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा। सही है। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ भाई करना चाहिए, फ्रेश प्रोग्राम इशू करना चाहिए, तो वो करेगा। लेट्स सपोज के लोगों ने बैलेट पेपर इतने फाड़ दिए कि अब रिजल्ट को गेस करना ही मुश्किल है, तो इन दैट कंडीशन फ्रेश प्रोग्राम होगा। कह रहे इफेक्ट ऑन कैंडिडेट हु सबमिटेड नॉमिनेशंस। तो क्या जो इलेक्शन प्रोग्राम फ्रेश अनाउंस होगा, अब कैंडिडेट्स के ऊपर क्या असर होगा? तो कह रहे कि कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किया था ना बिफोर द अल्ट्रेशन या फिर फ्रेश प्रोग्राम से पहले, तो उनको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा उनको कोई फीस सबमिट नहीं करनी, दोबारा उनको अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं देने। वो सारा प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। अब सिर्फ इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी और फ्रेश पोल्स होंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया, इलेक्शन प्रोग्राम भी इशू हो गया, ऑफिसर भी अपॉइंट हो गए, और अगर अल्ट्रेशन करनी थी तो वो भी। अच्छा, पोलिंग स्टेशन वाला दिन आ गया, वहाँ पे क्या होगा? तो कमीशन क्या करेगा? लिस्ट प्रोवाइड करेगा कौन कौन से पोलिंग स्टेशन होंगे इस इलेक्शन में, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। सही है। और रिटर्निंग ऑफिसर हम लोगों ने कहा ना कि 60 दिन पहले पहले उसको अपॉइंट कर दिया कमीशन ने। तो कह रहे कि जब रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो गया ना, तो इसके 1 वीक बाद, सही है, आपने उसको एरिया साइन करके उसको लिस्ट दे देनी है। पोलिंग स्टेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? ये जो वोटर्स हैं ना, उनको 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े। 1200 वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन और 300 पर बूथ। कह रहे कि ये जो रीजंस फॉर डेविएशंस रिकॉर्ड, कह रहे कि अब इस यहाँ पे चेंजेस आ गई, तो रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या करेगा? वो एक्शन ले सकता है, वो स्टेशन को वेरीफाई कर सकता है, वो अपनी लिस्ट को चेंज कर सकता है, और लिस्ट को पहले से पब्लिश कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट अभी नहीं है, तो ताकि अगर लोगों को एतराज़ात है तो वो कर ले। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर लोगों को एतराज़ात हो गए तो वो क्या करेंगे? ये जो कैंडिडेट्स हैं या वोटर्स हैं, अब ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? उसके अंदर अल्ट्रेशन करेगा। फिर फाइनल लिस्ट आएगी, फिर जो फाइनल लिस्ट है ना वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश करेगा पोलिंग से 30 दिन पहले पहले। फिर उसको ऑफिशियल गज़ेट पे लगाएगा या वेबसाइट पे लगाएगा। फिर पोलिंग स्टेशन का सेटअप होगा किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर, किसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन क्या होगा? कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के घर पे, उनकी प्रीमिसेस में नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस में हैव सर्वेलेंस कैमरा फॉर सिक्योरिटी। यहाँ तक पहले रिवाइज करते हैं। हमने कहा है ना कि जो कमीशन है ना पोलिंग स्टेशन के लिए क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है वो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? उसको कमीशन लिस्ट देगा। फिर रिटर्निंग ऑफिसर उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकता है। फिर वो प्रोविजनल लिस्ट को पब्लिश करेगा। उसके बाद क्या होगा कि लोगों को ऑब्जेक्शन हुए, वो आएंगे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है ना, फिर ये उसके अंदर चेंजेस करेगा। उसके बाद वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी और फिर सारा प्रोसेस होगा। तो इस सब में ना कुछ डेट्स आ गई। कह रहे कि या जनरली 1 वीक के अंदर अंदर क्या हुआ? कमीशन ने लिस्ट प्रोवाइड की पोलिंग स्टेशन के लिए। 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्निंग ऑफिसर वेरीफाई करेगा प्रपोज पोलिंग स्टेशन को और प्रीलिमिनरी लिस्ट पब्लिश करेगा। 21 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन और सजेशंस प्रीलिमिनरी लिस्ट के लिहाज से
30 डेज बिफोर पोलिंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फाइनल लिस्ट को पब्लिश करेगा, और नो लेटर देन 5 डेज बिफोर पोलिंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कांट मेक चेंजेस टू फाइनल लिस्ट विदाउट कमीशन अप्रूवल। यानी कि 5 दिन पहले ना वो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अगर 5 दिन पहले उसने कोई चेंजेस करनी है तो उसके लिए उसे कमीशन से अपने सीनियर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ना कि सेक्शन 60 नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। अभी जो सेक्शन 60 है इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, फिर नॉमिनेशन पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब हम नॉमिनेशन प्रोसेस देखते हैं। कह रहे हैं कि एनी वोटर कैन प्रपोज और सेकेंड ए क्वालिफाइड पर्सन एज ए कैंडिडेट। वो बंदा ना जिसकी उम्र 18 साल है, ठीक है, तो वो वोटर है, और प्रपोज और सेकेंड, यानी एक बंदा कह सकते हैं कि अच्छा ये वोटर्स आएंगे कहेंगे कि ये बंदा हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, और सेकेंड यही कि आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैंने लड़ना है या फिर मैंने इस बंदे को सपोर्ट करना है, तो उसको कोई भी वोटर खुद भी अपना नाम ले सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को। सही है। कैंडिडेट क्या होता है, वो बंदा जो कि इलेक्शन लड़ेगा। कह रहे कि वोटर कांट सब्सक्राइब टू मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर। अच्छा, एक हल्के के लिए मतलब लाइक एक अच्छा ये तो वोटर जो है ना एक से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर नहीं सब्सक्राइब कर सकता। नॉमिनेशन पेपर की रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसमें फॉर्म ए पे प्रपोजर और सेकेंडर का साइन होगा। सही है। फिर जो कैंडिडेट होंगे ना उनका अपना कंसेप्ट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी डिक्लेरेशन होगी। सही है। आर्टिकल 62 लाइकली रेफर्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ऑन क्वालिफिकेशन। अब ये जो हमारा वो है 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका आर्टिकल 62 है। सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि और जो यानी कि आर्टिकल 62 में ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन के लिए कौन से लोग सुटेबल हैं, और जो आर्टिकल 63 है कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या क्या वो उस बंदे में खुसूसियात या खामी होंगी जिनकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगा। कह रहे कि वो जो बंदा है ना अब वो क्या करेगा, पहले तो यानी आर्टिकल 62 63 के अकॉर्डिंग उसको चेक हो जाएगा, फॉर्म ए पे सिग्नेचर्स होने चाहिए। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट और एक्सपेंसेस वो हमें बताएगा। उसके बाद क्या होगा, अटेस्टेड कॉपी नेशनल आईडी कार्ड की, और एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो स्टेटमेंट होगी वो फॉर्म बी के ऊपर होगी। सही है। फिर क्या करेगा कि अब ये सारा प्रोसेस हो गया, नॉमिनेशन प्रोसेस। सही है कि पर्सन या प्रपोज करेगा या सेकेंड करेगा, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो बंदा क्वालिफाई करना चाहिए, बैंक अकाउंट बताए, आईडी कार्ड बताए और लाइबिलिटीज़ बताए। कह रहे कि डिलीवरी एंड रिसीव ऑफ नॉमिनेशन पेपर। तो कह रहे कि डिलीवर्ड, अब ये नॉमिनेशन पेपर किसको देंगे, डिलीवर टू रिटर्निंग ऑफिसर। सही है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या है, वो ऑफिसर होता है जो कि इलेक्शन प्रोसीडिंग का उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंचार्ज होता है। सही है। वो कैंडिडेट भी ला सकता है, प्रपोजर भी ला सकता है, सेकेंडर भी ला सकता है, या कोई भी ऑथराइज नॉमिनी ला सकता है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये उसको सीरियल नंबर देगा। सही है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पोस्ट नॉमिनेशन एक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना वो नॉमिनेशन को जो है तो वो ऑफिस में नोटिस के साथ लगवा देगा। फिर नॉमिनेशन पेपर जो है वो लोग देख सकेंगे, पब्लिक इंस्पेक्शन की जा सकेगी। इसके अलावा अगर लोगों को उनकी कॉपीज़ चाहिए तो वो फ़ी दे के वो कॉपी भी ले सकते हैं। और पर्सन जो है ना नॉमिनेटेड इन द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी बाय नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर। तो एक बंदे जो है ना वो 5 से ज़्यादा उसके नॉमिनेशन पेपर्स नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों ने नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन देखा। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि एक बंदा जो है वो प्रपोज भी कर सकता है, वो सेकेंड भी कर सकता है, और फॉर्म ए पे जो है प्रपोजर और सेकेंडर का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके अलावा आर्टिकल 62 और 63 के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है, बैंक अकाउंट बतानी है, नेशनल आईडी कार्ड बताना है, एजेट्स बताने हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करना है, वो सीरियल नंबर देगा। उसके बाद क्या होगा, वो उसको अपने ऑफिस में लगवाएगा, लोग उसको देख सकेंगे। अगर किसी को उसकी कॉपी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, ले लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं, और जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास है ना वो है सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 डिपॉजिट से रिलेटेड है। नॉमिनेशन डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट अ सम विद द रिटर्निंग ऑफिसर। ये जो नॉमिनेशन वाला बंदा है ना, जो कैंडिडेट जो कह रहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो सिर्फ कागजात नहीं देगा बल्कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को पैसे भी देगा। कहते हैं कि अगर वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने लगा है ना तो वो 30,000 रुपये देगा, और अगर वो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ने लगा है तो 20,000 रुपये देगा। कह रहे कि डिपॉजिट्स के मेथड क्या है, आगे रिटर्निंग ऑफिसर को कैश दे दे। सही है। और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर बनाए, या फिर क्या है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कैश जमा करवाए। तो ऑन वन डिपॉजिट रिक्वायर फॉर मल्टीपल नॉमिनेशंस, डिपॉजिट इज नॉन रिफंडेबल। यानी बंदा इलेक्शन हार के कहीं नहीं कहेगा कि मेरे पैसे दे दो, नॉन रिफंडेबल है। अब आता है सेक्शन 62। सेक्शन 62 किससे रिलेटेड है, ये कहता है स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर। अब ये जो स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर है ना, स्क्रूटिनी कहते किसे, स्क्रूटिनी कहते हैं केयरफुल एग्जामिनेशन को।
सही है। आप किसी का गहरा मुशाहिदा किया, हमने कोई गड़बड़ है वो निकालनी है, सही इंस्पेक्शन करनी है। तो इलेक्शन 62 में स्क्रूटिनी का क्या मतलब है? कह रहे कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, वो नॉमिनेशन पेपर को एग्जामिन करता है, देखता है कि क्या कोई इस पर कोई एतराज़ हो सकता है, सही है। फिर वो फैसला लेता है कि जो कैंडिडेट है ना, ये नॉमिनेशन के काबिल है भी या नहीं है। स्क्रूटिनी प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है ना कि ऑब्जेक्शन टू कैंडिडेचर। कैंडिडेचर यानी कि वो बंदा जो कि इलेक्शन लड़ेगा, तो पहली बात ये होगी कि अच्छा, उसने कहा मैं नुमाइंदा आप लोगों का, क्या लोगों ने कोई एतराज़ किया? लोगों ने ऑब्जेक्शन किया? उसके बाद क्या करता है? लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात है, वो उनको एग्जामिन करेगा, डिसीजन लेगा, फैसला करेगा। फिर क्या करेगा? अटेंडेंस एट स्क्रूटिनी। कैंडिडेट होना चाहिए, सही है, एजेंट होना चाहिए, प्रपोजर होना चाहिए, सेकेंडर होना चाहिए, ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, और वो वोटर होना चाहिए जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कह रहे कि रिटर्निंग ऑफिसर की पावर क्या है ना, कैन रिक्वायर अथॉरिटीज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स। वो क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करेगा, उस नॉमिनेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसकी क्वालिफिकेशन मैट नहीं करती है। प्रोविंस नॉट कंपाइल्ड विद और फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहे कि अगर उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो क्या है, गलत है। कह रहे कि वॉन्ट रिजेक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ नॉन सब्सटेंशियल इफेक्ट। सही है कि अच्छा भाई आप तो सुटेबल ही नहीं है, आपकी पर्सनालिटी नहीं मैच करती, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये चीज़ें नहीं है जो उसने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है। इंडोर्स ऑन नॉमिनेशन पेपर विद ब्रीफ रीजन फॉर रिजेक्शन इफ एप्लीकेबल। कह रहे हैं अगर फैसला दिया और फैसले के बाद जो वजूहत है जिनकी वजह से उसको रिजेक्ट किया है तो वो बतानी है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये पढ़ा, तो क्या है स्क्रूटिनी? स्क्रूटिनी जो है ना, तहकीकात है, सही है। अभी जो तहकीकात है ना, बंदा था, सही है, उसने आके अपने कागजात जमा करवाए, नॉमिनेशन पेपर दिए, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, सही है। रिटर्निंग ऑफिसर देखेगा कि क्या जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। अच्छा, लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? उनका एनालिसिस करेगा। फिर क्या कर सकता है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर उनको कहेगा कि आप पैसे डिपॉजिट करवा दें, आपका काम हो गया। अब क्या है? अब है अपील अगेंस्ट स्क्रूटिनी ऑर्डर। सेक्शन नंबर 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो रिजेक्ट कर दिया, सही है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, अब कैंडिडेट अपील दे सकता है। कहता है अपील का प्रोसेस क्या होगा? कैंडिडेट या ऑब्जेक्टर वो अपील करेगा रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन के ऊपर। किसकी तरफ अपील करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? वो बॉडी जो कि अपील सुनेगी। फिर जो ट्रिब्यूनल होगा ना, इसके अंदर कौन होगा? हाई कोर्ट का जज होगा जिसे कमीशन ने अपॉइंट किया होगा। ट्रिब्यूनल कर क्या सकता है? ये डिसाइड करेगा अपील को समरीली, मतलब क्विकली, सही है, क्विकली विदाउट डिले, विद इन टाइम नोटिफाइड बाय द कमीशन। कमीशन उसको जितना टाइम देगा उसके अंदर अंदर। कह रहे कि फिर उसके बाद अपील जब की गई, उसके बाद जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया वो फाइनल होगा, और कंडीशन क्या होगी कि अपील अबेयर्स खत्म कब होगी? कम टू एन एंड और इज डिसकंटिन्यूड इफ ट्रिब्यूनल कांट डिसाइड विद इन टाइम फिक्स्ड। और कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है नॉमिनेशन को ऑन मोशन इफ कैंडिडेट इज डिफॉल्टर। अगर कैंडिडेट डिफॉल्टर है, यानी कि कैंडिडेट वो बंदा होता है जिसके पास जिसने कर्जे वगैरह तो लिए हुआ है लेकिन नाउ उसके पास पैसे नहीं है कि उस कर्जे को वापस करे हुकूमत, तो वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाइड कंसिडर होगा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्क्रूटिनी ऑर्डर है ना, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात के, और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि भाई आप रिजेक्ट हो, वो बंदा क्या करेगा? अपील देगा। अपील किसको देगा? अपील देगा वो किसकी तरफ? ट्रिब्यूनल की तरफ। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल कहेगा कि आप ठीक हो, आप गलत हो, तो ये दो कंडीशंस आ जाएंगी। अब कह रहे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर सेक्शन 64। सेक्शन 64 क्या कहता है ना कि अब जो कैंडिडेट है ना वो सिलेक्ट हो गया, तो अब लिस्ट पब्लिश होगी। तो स्क्रूटिनी के बाद क्या होगा? नॉमिनेशन पेपर्स की जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, ये प्रिपेयर करेगा और डिस्प्ले करेगा वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का। सही है। अगर अपील जो है अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर डिसीजन वो अगर एक्सेप्ट हो गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, तो फिर क्या करेगा? जो रिटर्निंग ऑफिसर जो ट्रिब्यूनल कहेगा उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाएगा, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको डिस्प्ले कर देगा रिवाइज लिस्ट को, सही है। और सेकेंड डे आफ्टर द लास्ट डे फॉर अपील्स डिसीजन बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल था, सही है। उसको कमीशन ने कहा कि आपने इस दिन तक क्या करना है? अपना फैसला सुना देना है। अब क्या है कि ये लास्ट डे था, सही है, इसके सेकेंड डे पे, आज लास्ट डे है
और कल अगले दिन क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो लिस्ट लगा देगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एज पर सेक्शन 65 के जो सेक्शन नंबर 65 है इसके अकॉर्डिंग जो नुमाइंदा था, सही है, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो क्या मतलब क्या प्रोसीजर है, तो कह रहे हैं कि a validly nominated candidate can withdraw their candidature by a signed notice in writing delivered to the returning officer before the withdrawal date, यानी withdrawal date यानी date before specified deadline. This can be done by the candidate or authorized advocate. एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि authorization for an advocate must be attested by a notary, oath commissioner or government servant in pay scale 17 or above. ये रहा है, एक बंदा था, उसने नॉमिनेशन पेपर कहा कि मुझे नॉमिनेट करें, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अब वो कहता है मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, क्या इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ के लिए ना वो क्या करेगा, वो जो उसकी विड्रॉ एप्लीकेशन होगी ना वो अटैच्ड होगी नोटरी या कमिश्नर या फिर एक 17 स्केल का बंदा हो, सही है। विड्रॉल नोटिस को रिकॉल या कैंसिल नहीं किया जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अपॉन रिसीविंग अ विड्रॉल नोटिस द रिटर्निंग ऑफिसर अफिक्स अ कॉपी ऑफ नोटिस एट अ कॉन्स्पिशियस प्लेस इन देयर ऑफिस इफ सेटिस्फाइड विद द कैंडिडेट सिग्नेचर, मीनिंग पोस्ट इट एट विजिबल स्पॉट। कह रहे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो क्या कर सकता है, वो फिर उसको डिस्प्ले कर देगा। बंदा तो आया, उसने कहा इलेक्शन मैं लड़ूंगा, किसी ने उसको ब्लैकमेल कर दिया, तो ये ऑन ने भिजवा दी अगर, तो उसने विड्रॉल साइन कर दिया, सही है, और उसने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया, लेकिन क्योंकि अब उसने दे दिया तो अब उसको रिकॉल या कैंसिल नहीं किया जा सकता, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैंडिडेट्स टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन एज पर सेक्शन 66। सेक्शन 66 क्या कहता है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट मस्ट फाइल अ डिक्लेरेशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर अबाउट देयर एफिलिएशन विद पर्टिकुलर पार्टी। Along with the declaration, the candidate must also submit a certificate from the political party stating that the candidate is the party candidate for the constituency. This is required before seeking allotment of prescribed symbol. हमने कहा था ना कि बंदा आया, उसने नॉमिनेशन पेपर दिया और अगर उसके खिलाफ कोई भी तहकीकात के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो उसे कहा जाएगा कि आप फी डिपॉजिट करें, सही है। अब जब वो फी डिपॉजिट करेगा ना तो उसके बाद हमने कहा कि उसको सिंबल मिलेगा। अभी जो सिंबल है ना इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, सिंबल के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं इस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसे क्या करना होगा, उसे उस पार्टी का जो सर्टिफिकेट है ना वो साथ में सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो उस पार्टी का जो सिंबल है वो उस बंदे को मिलेगा। अब कह रहे हैं कि जो कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स एज पर सेक्शन 67, तो सेक्शन 67 क्या बताता है, ये कहता है कि अगर इफ मोर देन वन कैंडिडेट रिमेन आफ्टर विड्रॉल्स, सही है, द रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट्स अ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल टू ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट। कह रहे हैं ना कि स्क्रूटिनी हुई और एक ही जगह से अब दो लोग लड़ेंगे। अभी जो दो लोग लड़ेंगे ना तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो दोनों को सिंबल देगा, सही है। उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द सिंबल एलोकेटेड टू द पार्टी बाय द कमीशन। अब एक बंदा एक पार्टी का है, दूसरा दूसरे पार्टी का है, तो इसको इस पार्टी से रिलेटेड सिंबल मिलेगा, इसको इस पार्टी से रिलेटेड सिंबल मिलेगा। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा सिंबल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने लिए एक अलग सिंबल चूज करेगा जिसका किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होगा। कह रहे कि इफ चोजन बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट्स, कह रहे कि अब ये जो इंडिपेंडेंट्स है ना, अब ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट, इनको अब सिंबल लेना है, सही है। तो अब दो लोगों ने कहा कि मेरा सिंबल क्या है, प्याली है, कप है, तो अब इनमें से किसको वो कप वाला सिंबल मिलेगा, तो कह रहे कि इसके लिए रूल क्या है कि एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चूज सिंबल नॉट एलोकेटेड टू एनी पार्टी। पहली बात कह रहे कि अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट्स हैं तो जो फॉर्मर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होगा, ये कब फिर किसको मिलेगा, ये उस बंदे को मिलेगा जो कि पहले नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर रहा हो, या फिर दोनों के दरमियान पर्चे डालेंगे और कहेंगे कि अच्छा आपके हिस्से में ये वाला सिंबल आ गया, नाउ यू कैन टेक दैट। कह रहे कि प्रेस्क्राइब सिंबल्स अलॉट होंगे और हर एक जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ना उसको डिफरेंट सिंबल मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एज पर सेक्शन नंबर 68। अब सेक्शन 68 को देखते हैं। कह रहे कि सिंबल मिल गया, सही है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट सबमिट करेगा, किस में, उर्दू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, साथ में उनको जो सिंबल दिया वो सबमिट करेगा, पब्लिश करेगा। फिर से ये गिव्स पब्लिक नोटिस ऑफ द पोल डे अनाउंस, लोगों को बताएगा कि अच्छा इस दिन जो है तो
इलेक्शन होंगे, उसके बाद क्या होगा, और इतने घंटों के लिए होंगे, सही है। उसके बाद क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना वो हर एक कैंडिडेट को लिस्ट देगा, एग्जिबिट द लिस्ट, यानी वो लिस्ट किसी पब्लिक प्लेस पे लगा दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर जो है जो लिस्ट विद सिंबल है वो कमीशन को भी भिजवा देगा, सही है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये किया कि उसने उर्दू में नामों के अकॉर्डिंग उसने लिस्ट पब्लिश की, लिस्ट बनाई। वो लिस्ट उसने कैंडिडेट को भी दी, वो लिस्ट उसने कमीशन को भी दी, और वो लिस्ट उसने एग्जिबिट भी कर दी, डिस्प्ले भी कर दी। और साथ में उसने क्या कर दिया, साथ में उसने कहा कि ये आपका दिन है और इतने घंटों के लिए आप जो है तो वो वोट डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक्शन नंबर 69 है। ये जो सेक्शन नंबर 69 है क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 डे पोल, सही है, कमीशन होल्ड पोल्स फॉर जनरल इलेक्शन फॉर एन असेंबली ऑन द सेम डे। Polls for National Assembly and Provincial Assembly seats may be held simultaneously। सही है कि अगर एक असेंबली का वोट है ना तो वो उसी दिन होगा, लेकिन ये कि नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का अलग अलग दिन में हो सकता है। If the commission is satisfied that polls can't happen in a constituency due to natural calamity or any other reason beyond control, the commission may fix another day for the poll in that constituency। कह रहा है कि नेशनल असेंबली का वोट इलेक्शन हो रहा है ना, सही है, तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल असेंबली का इलेक्शन सेम डे होगा। कह रहे अगर किसी जगह पे सैलाब आ गया है और उससे नहीं हो सकता तो तब कमीशन दिन को बदल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर्स ऑफ पोल, सेक्शन 70। सेक्शन 70 किस बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर्स ऑफ पोल के बारे में बात कर रहे हैं। कमीशन डिसाइड करेगा पोलिंग आवर्स, कह रहे कि कम से कम 8 घंटे। रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस करेगा कि कितने घंटे हैं, सही 8 या 9 है, फिर उसके अकॉर्डिंग पोल शुरू करेगा। एक्सेप्शनल केसेस में कमीशन पोलिंग आवर्स को एक्सटेंड कर सकता है कुछ स्टेशंस पे, लेकिन अगर उसने एक्सटेंड करना है ना तो वो डिसीजन लेगा कब, तकरीबन 3 घंटे पहले वो डिसीजन लेगा, सही है। अब प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स एज पर सेक्शन 71, ये जो बैलेट पेपर्स हैं इनकी प्रिंटिंग, कह रहे कैलकुलेटिंग बैलेट पेपर्स, सबसे पहले कितने बैलेट पेपर करने हैं तो कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट कैसे करेगा, इलेक्शन कमीशन ना कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स जो कि किसी खास कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चाहिए होंगे। डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर कितने वोटर्स हैं। कह रहे कि नंबर जो है तो इज राउंडेड अप टू नियरेस्ट 100। कह रहे कि जैसे 1200 से 1299 वोटर्स जो है ना तो क्या कर लेगा, 1300 कर लेगा, सही है, कम नहीं करेगा, 1300 कर लेगा। फिर प्रिंटिंग, कमीशन क्या करेगा, गेट्स बैलेट पेपर प्रिंटेड पाकिस्तान के प्रिंटिंग कॉरपोरेशन से या फिर किसी भी गवर्नमेंट आउट प्रिंटिंग प्रेस से, सही है, और कमीशन उसकी इजाज़त देगा। सिक्योरिटी मेजर्स, कमीशन क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि जो प्रिंटिंग प्रेसेस है ना और जो स्टोर बैलेट पेपर्स हैं वो महफूज है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रिंटिंग, अनटिल जब तक कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जाते तब तक कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो महफूज हो। स्पेशल बैलेट पेपर्स आर प्रिंटेड ऑन स्पेशल वाटर मार्क पेपर टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट टेम्परिंग। कह रहा है कमीशन कि ये जो प्रिंटिंग पेपर्स हैं ना इनको स्पेशल पेपर के ऊपर, सही है, वाटर मार्क पेपर होगा, यानी खास पेपर होगा ताकि लोग उसमें चेंजेस वगैरह या खुद से लोग प्रिंट ना कर सकें, सिर्फ जो ऑथोराइज्ड बॉडी हो वही कर सके। अब आता है रिटायरमेंट फ्रॉम इलेक्शन, सेक्शन नंबर 72 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 72 है ना, ये कहता है कि नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट कैन रिटायर फ्रॉम इलेक्शन बाय सबमिटिंग अ रिटन नोटिस साइंड बाय देम टू रिटर्निंग ऑफिसर। कह रहा है कि इफ an advocate delivers the notice, it must be authorized in writing by the candidate and attested by। कह रहे कि एक बंदा है ना वो क्या कर सकता है, रिटायर कर सकता है। कैंडिडेट कहते हैं कि अच्छा मैं लाइक अब नहीं, तो वो जो रिटायरमेंट पेपर है ना वो क्या होगा, उसको नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961 और कमिश्नर उसके ऊपर सिग्नेचर कर सकता है अपॉइंटेड अंडर ओथ एक्ट 1873। गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी बेसिक पे स्केल 17 हो या इससे अबव हो। कह रहे कि जो नोटिस होना पोलिंग डे के 4 दिन पहले, एटलीस्ट 4 days, इरिवोकेबल। कह रहे कि वंस अ कैंडिडेट रिटायर्स दे कैन नॉट कैंसिल देयर रिटायरमेंट, अब वो रिटायरमेंट कैंसिल नहीं कर सकते। पब्लिक नोटिस, returning officer will display a copy of the notice in their offices if satisfied with the signature। Withdrawal, the candidate retirement is treated as a withdrawal of their candidature under section 65। कह रहा है कि ना कि रिटायरमेंट फ्रॉम इलेक्शन, कह रहा है कि बंदा है ना वो कहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो ये कह सकता है, लेकिन कम से कम 4 दिन पहले, सही है। फिर वो क्या करेगा, वो एक वो जो एप्लीकेशन होगी ना उसके ऊपर सिग्नेचर हुआ होगा, सही है, और वो क्या करेगा, अगर उसने एक बार वो सबमिट कर दिया ना तो फिर बस उसकी रिटायरमेंट, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो विड्रॉ हो गया, सही है।
कह रहे कि जो सेक्शन 72A है which was previously inserted is deemed omitted due to the repeal of the election amendment ordinance 2021. Section 72A जो है ना has no effect whatsoever and this is considered to have always been the case. क्या कह रहा है? कह रहे कि ना कि जो सेक्शन 72A था ना उसका सच कोई असर नहीं है, और ये जो सेक्शन 72B है ना ये कहता है कि सेक्शन 72A जो है ना वो नल एंड वाइड है। अब कह रहे डेथ ऑफ कैंडिडेट, वो बंदा जो कि इलेक्शन लड़ने वाला था अब क्या हुआ कि वो मर चुका है। सेक्शन 73 क्या कहता है? बिफोर और ड्यूरिंग पोलिंग द रिटर्निंग ऑफिसर टर्मिनेट्स द इलेक्शन, वो इलेक्शन रुक जाएगा, फ्रेश प्रोसीडिंग्स होगी, न्यू इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उन्हें दोबारा नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही दोबारा से फी देने की जरूरत है। कह रहे सेक्शन 74 पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोसीडिंग, कह रहे रिटर्निंग ऑफिसर ने वो इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस। कह रहे कि इवन बियॉन्ड देयर कंट्रोल प्रिवेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम टेकिंग प्लेस ऑन द स्केड्यूल। कह रहे उस दिन जो है ना जलजला हो गया, चाहिए सही, या फिर लड़ाई शुरू हो गई है। कह रहे रिकॉर्डिंग रीजन, लेकिन अगर रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना वो पोस्टपोन करेगा तो वो क्या बताएगा? वो रिकॉर्ड देगा रीजंस का कि किन वजूहात की वजह से किया गया। कैन इन्फॉर्मिंग द कमीशन, कमीशन को इन्फॉर्म करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर नोटिफाइड द कमीशन अबाउट द पोस्टपोनमेंट, कमीशन को बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहा हूँ। न्यू डेट्स कमीशन अनाउंस करेगा, न्यू डेट्स फॉर द पोस्टपोनमेंट प्रोसीडिंग्स, और फिर सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे और ऑफिशियल गजट के जरिए बताया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। अब ये सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 75 हमें कहता है अनकंटेस्टेड इलेक्शन। अब ये जो अनकंटेस्टेड इलेक्शन है ना इसकी डिटेल्स क्या है? कह रहे इफ देयर इज ओनली वन वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट और वन कंटेस्टिंग कैंडिडेट आफ्टर विड्रॉल रिटायरमेंट। कह रहे कि पहले तो नॉमिनेशन पेपर ही एक बंदे ने जमा कराए या फिर बाकी ने जमा कराए लेकिन वापस ले लिए। डिक्लेरेशन, रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स दैट कैंडिडेट इलेक्टेड थ्रू अ पब्लिक नोटिस, तो रिटर्निंग ऑफिसर फिर इलेक्शन नहीं करवाएगा, वो कहेगा कि ये बंदा मुंतखब हो गया है। पेंडिंग अपील्स, इफ एन अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट नॉमिनेशन रिजेक्शन डिक्लेरेशन इज डिलेटेड। कह रहे लेकिन एक बंदे ने नॉमिनेशन दी थी लेकिन अब उसके अगेंस्ट जो अपील थी ना उसने अभी फैसला नहीं दिया। अगर फैसला नहीं दिया ना तो तब, और पीछे एक ही कैंडिडेट बचा है लेकिन तब भी हम उसे डिक्लेयर नहीं करेंगे। कह रहे अपील इज डिस्पोज ऑफ, अच्छा कह रहे कि तब तक जब तक कि जो अपील है ना उसका पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता या फिर वो अपील खारिज नहीं हो जाती। रिपोर्टिंग रिजल्ट, रिटर्निंग ऑफिसर सबमिट द इलेक्शन रिजल्ट टू द कमीशन, कमीशन कंडक्ट करता है समरी इंक्वायरी, यानी कि अच्छा इसमें किसी ने गड़बड़ तो नहीं की, तो एक क्विक रिक्वायरी होती है, फिर कमीशन जो है वो पब्लिश कर देता है इलेक्टेड कैंडिडेट का नाम ऑफिशियल गजट में। ये जो प्रोसेस होते हैं ये इंश्योर करता है स्मूथ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसीजर को फॉर अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स। क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि एक बंदा है सही है, वो एक ही बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर वहाँ पे वोटिंग वगैरह नहीं होगी बल्कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ ये तब होगा जब उसके खिलाफ जब कोई और कैंडिडेट हो, किसी और कैंडिडेट का मुकदमा ना चल रहा हो और जब तक अपील की डेट एक्सपायर ना हो जाए या अपील खारिज ना हो जाए। अब हमारे पास आता है सेक्शन 76। सेक्शन 76 हमें क्या बताता है? इलेक्शन एजेंट के बारे में बताता है। अच्छा इलेक्शन एजेंट क्या है? सही है, तो कह रहे हैं ना कि कैंडिडेट can appoint election agents, choose up to 3 voters as election agents, providing their detail to the returning officer in writing। सही है, कह रहा है ना कि जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट को अपॉइंट करेगा और फिर रिटर्निंग ऑफिसर को बताएगा कि मैंने इस बंदे को अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट यह है कि सिंगल एजेंट एंड कंसोलिडेशन, ओनली वन ऑथोराइज एजेंट कैन रिप्रेजेंट द कैंडिडेट ड्यूरिंग द रिजल्ट कंसोलिडेशन। कह रहे एक बंदा जो है ना वो भी यानी जिस वक्त रिजल्ट अनाउंस हो रहा होगा ना वहाँ पे एक एजेंट होगा। सही है, ये तीनों दिन नहीं होंगे। फिर कह रहे कि रिवोकेशन एंड रिप्लेसमेंट, कह रहे कि जो कैंडिडेट है ना उसको रिवोक किया जा सकता है, यानी कि वो अपना ऑफिशियली वो कैंसिल कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है किसी भी इलेक्शन एजेंट को और उसकी जगह एक और बंदे को अपॉइंट कर सकता है। कह रहे कि अगर कोई भी एजेंट नहीं है ना तो इलेक्शन एजेंट जो है ना जो कैंडिडेट है ना वो खुद ही इलेक्शन एजेंट होगा। क्या कहा हमने कहा कि वो 3 लगवा सकता है लेकिन रिजल्ट के दौरान एक ही बंदे को अथॉरिटी देगा और अगर कोई भी नहीं है तो वो खुद जो है वो इलेक्शन एजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 77 कह रहा है पोलिंग एजेंट। अब पोलिंग एजेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट और देयर इलेक्शन एजेंट कैन अपॉइंट पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? या तो कैंडिडेट खुद कर रहा है या इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट वो बंदे जिसको इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। नंबर ऑफ एजेंट्स, द नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स दैट कैन बी अपॉइंटेड इज प्रिस्क्राइब। नोटिस द कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट मस्ट गिव रिटन नोटिस टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कम्युनिकेटिंग द अपॉइंटमेंट। कह रहे कि जो कैंडिडेट है ना यहाँ पे वो किसको बताएगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएगा कि मैं इस बंदे को अपना पोलिंग एजेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर टाइमिंग अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बिफोर और ड्यूरिंग द पोल, और इस ये
पहले भी हो सकती है और पोल के दौरान भी हो सकती है। सही है। कह रहे कि ये जो कैंडिडेट होगा ना या जो इलेक्शन एजेंट होगा वो इस पोलिंग एजेंट को किसी भी वक्त हटा सकता है। फिर कह रहे कि अगर इसको हटा दिया ना फिर किसी एक बंदे को अपॉइंटमेंट भी कर सकता है, लेकिन वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएगा कि पोलिंग एजेंट चेंज हो चुका है। पर्पज दिस अलाउ कैंडिडेट टू हैव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द पोलिंग स्टेशन। इस वजह से क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है ना उसके पास ऑथोराइज्ड बंदे होते हैं जो कि वहाँ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होते हैं। सेक्शन 78 जो है ना ये क्या बता रहा है, ये बता रहे सप्लाई ऑफ बैलेट बॉक्सेस। कह रहे रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा ना, वो बैलेट बॉक्स देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अप्रूव करेगा बैलेट पेपर के बॉक्स के डिज़ाइन को और मटेरियल को। फिर क्या होगा, एक बैलेट बॉक्स जो है ना वो एक वक्त पर एक पोलिंग बूथ पे यूज़ होगा। कह रहे कि प्रोसीजर बिफोर पोल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो देखेगा कि बैलेट बॉक्स एम्प्टी है। फिर वो जो एम्प्टी बैलेट बॉक्स है ना वो उसे कैंडिडेट्स को दिखाएगा। फिर वो उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, उनसे सिग्नेचर लेगा कि अच्छा आप लोगों ने देखा ये तो खाली है। उसके बाद क्या करेगा कि सील लगाएगा बॉक्स को अपनी सील के साथ। अब ये जो बॉक्स है ना इसको वोटर्स के सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कैंडिडेट एजेंट मतलब ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ से वो सबको दिखे। फिर उसके बाद अगर बॉक्सेस फुल हो गए ना फिर क्या करेगा, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो उसको सील कर देगा। सही है, अपनी सील के साथ और कैंडिडेट की या एजेंट की सील के साथ। उसके बाद उसको सिक्योर जगह पे रखेगा और फिर नया बैलेट बॉक्स निकाल देगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 79। जो सेक्शन 79 है ना ये किससे रिलेटेड है, ये है सप्लाई ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल। कमीशन और इलेक्शन ऑफिशियल ये इंश्योर करते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना क्या उसको इलेक्टोरल रोल मिल चुके हैं। कमीशन प्रोवाइड करता है फाइनल इलेक्टोरल रोल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना वो ये इलेक्टोरल रोल देता है अपने पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। सही है, जिसमें लिस्ट होती है एलिजिबल वोटर्स की। फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना ये इस वोटर लिस्ट को उस पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बूथ के बाहर लगा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अथोराइज ऑफिशियल या कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट जो है ना अगर उनको चाहिए है इस इलेक्टोरल रोल की लिस्ट तो उसी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और उसमें इलेक्टोरल रोल विद वोटर फोटोग्राफ्स जो है वो मेंशन होंगी। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ना इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस टू इलेक्टोरल इन्फॉर्मेशन वो किसके पास होती है, वो ऑफिशियल्स के पास भी होती है और कैंडिडेट्स के पास भी होती है। सेक्शन 80 सप्लाई ऑफ बैलेट पेपर्स। कह रहे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितने बैलेट पेपर्स उसको चाहिए वो प्रोवाइड करता है। फिर जो बैलेट पेपर्स है इसको सेक्शन 71 यानी कि देखते हैं कि अच्छा जितने लोग हैं जिनका एनआईसी है जो वोटर्स हैं और फिर उससे थोड़े से ज़्यादा फिर जो सप्लाई है ना वो एक प्रॉपर वे में की जाती है ताकि कोई बैलेट पेपर उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। सेक्शन 81। सेक्शन 81 कहता है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। कह रहे कि इलेक्शन जो है ना वो सीक्रेट बैलेट कैसे मतलब होंगे। इलेक्शन अंडर दिस एक्ट आर हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। वोटिंग मेथड क्या होगा, वोटर जो अपना वोट कास्ट करेंगे फिर वो बैलेट पेपर को इंसर्ट करेंगे बैलेट बॉक्स में। कह रहे कि सीक्रेसी के लिए क्या अरेंजमेंट की जाएंगे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अरेंज करेंगे ताकि वोटर्स जो हैं वो सीक्रेटली मार्क कर सके बैलेट पेपर को, फिर उसको फोल्ड करेंगे और फिर वो बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। सेक्शन 82 कहता है एडमिशन टू द पोलिंग स्टेशन। कह रहे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना वो रेगुलेट करेगा कि कितने वोटर्स जो है ना वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एक वक्त में आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो कोई हिदायत देता है तो उसकी हिदायत को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि अच्छा जितने भी लोग हैं ना उन सबको निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग होंगे जैसे कि वो बंदा जो कि ड्यूटी पर है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और इसके अलावा कमीशन ने किसी को अथॉरिटी दे दी हो तो वो बंदा वहाँ हो सकता है, बाकी सबको जो है बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि सेक्शन 83। सेक्शन 83 कहता है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट पोलिंग स्टेशन। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो ऑर्डर मेंटेन करता है, वो उन लोगों को रिमूव करता है जो मिसकंडक्ट करते हैं या ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते हैं। वो बंदा जिसको रिमूव कर दिया ना वो परमिशन के बगैर अंदर नहीं आ सकता। अगर वो आएगा ना तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। सही है, और ये जो ऑर्डर्स है ना इनको ऐसे एक्सरसाइज करना है कि वोटर्स का जो वोट करने का हक है ना वो नहीं उससे वो महरूम ना हो। और ऑफिशियल्स वो जो है वो कोऑपरेट करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ताकि अनइंटरप्रेट वोटिंग हो सके। फिर एक लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स वहाँ पर बाहर खड़े होते हैं और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी को अंदर बुलाता है कि भैया आगे इसको अरेस्ट करो तो वो करेगा। सेक्शन 84 है। सेक्शन 84 कहता है वोटिंग प्रोसीजर फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट। वोटिंग प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के वोटर जो है ना उसके पास ओरिजिनल सीएनआईसी होना चाहिए। सही है, वो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखाएगा ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बैलेट पेपर दे दे। फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो दूसरी टेक्नोलॉजीज जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करा सकता है। अब अगर ये टेक्नोलॉजीज जो है ना ये फेल हो जाती है कि वोटर को वेरीफाई कर सकें और यानी कि बायोमेट्रिक पे पता नहीं चल रहा कि ये वही वोटर है, लेकिन अगर उसके पास सीएनआईसी है ना तो सीएनआईसी को कंसिडर करके उसको बैलेट पेपर दिया जाएगा।
कह रहे बैलेट पेपर इशू करने से पहले क्या होगा कि वोटर का जो नाम है ना और नंबर है, सही है, वो उस लिस्ट में से बुलाया जाएगा। फिर जो वोटर का नेम है ना उसको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब जो वोटर का नेम काट दिया जाएगा ना, सही है, ताकि पता चले कि इसको बैलेट पेपर दे दिया। फिर जो वोटर है ना उसको इंक मार्क तो वो अंगूठे पे लगाएगा या उंगली के ऊपर। फिर बैलेट पेपर जो है तो वो उस पर स्टैम्प करेगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो उस बैलेट पेपर का काउंटर फाइल होगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, उस पर वोटर का रोल नंबर, वोटर का जो लिस्ट में नंबर था, CNIC नंबर था, ऑफिशियल स्टैम्प, सिग्नेचर, वोटर्स का थंब इम्प्रेशन, ये सब काउंटर फाइल पे लग जाएंगे। उसके बाद वोटर का जो थंब इम्प्रेशन है वो क्या होगा, वो जो इलेक्टोरल रोल की जो लिस्ट थी जहाँ पे उसका फोटो लगा हुआ है उसके आगे भी वो अपना थंब लगा देगा। फिर कह रहेगा कि बैलेट किन कंडीशंस में इशू नहीं होगा, अगर वोटर जो है ना वो अपना CNIC नहीं दिखा पाता, या वो कहते हैं कि नहीं मैं तो अंगूठा नहीं लगाऊंगा, सही है, काउंटर फाइल पे या इलेक्टोरल रोल में, या फिर क्या कहता है, वो कहता है कि मैं जो हूँ तो यानी उसकी उंगली पे ऑलरेडी कोई निशान होता है तो फिर उसको भी नहीं दिया जाएगा। कह रहे कि सस्पिशन ऑफ एक्स्ट्रा बैलेट पेपर, अगर कैंडिडेट या पोलिंग एजेंट जो है ना वो क्या कर सकता है, वो वोटर को ही कह सकता है कि अच्छा आपका तो ऑलरेडी निशान लगा हुआ है, आपको तो ऑलरेडी आप एक बैलेट पेपर ले चुके हैं, अब तो आपको नहीं मिलेगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा। फिर वोटिंग प्रोसेस क्या होगा कि जो वोटर होगा ना वो सीक्रेट प्लेस पे जाएगा बूथ के ऊपर, और फिर जो है तो वो बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो जिस कैंडिडेट को उसने वोट देना होगा उसके नाम के आगे जो है तो वो निशान लगाएगा। और फिर जब वो निशान लगा देगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि वो उसको फोल्ड कर देगा और फिर बैलेट बॉक्स में डाल देगा, और वोटर के बाद वोट डालने के बाद वो इमीडिएटली वहाँ से बाहर निकल जाए। कह रहे कि अगर एक ब्लाइंड वोटर्स है ना तो कमीशन से इजाज़त लेने के बाद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इजाज़त लेने के बाद वो जो वोटर है वो उसको इजाज़त दे दी जाएगी। अब आता है टेंडर्ड बैलेट पेपर। कह रहे कि अगर कोई बंदा है ना वो क्लेम कर रहा है कि उसका वो वोटर है, लेकिन देखा जाए कि ऑलरेडी एक बंदे ने उस नाम से वोट डाल दिया है, तो एप्लीकेंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग, और फिर जो है तो उसको अलाउ की जाएगा कि वो स्पेशल बैलेट पेपर के ऊपर जो है उसको दे दिया जाए, और उस बैलेट पेपर को फिर टेंडर्ड बैलेट पेपर कहा जाएगा। अगर एप्लीकेंट फेयर्स टू प्रूव आइडेंटिटी, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा कि उसने क्या किया कि किसी और बंदे की जगह जो है तो वोट डालने की कोशिश की है। ये जो टेंडर्ड बैलेट पेपर होगा ना इसको मेन बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा, बल्कि क्या करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना उसके पास एक सेपरेट पैकेट होगा जिसके ऊपर लेबलिंग होगी कि टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, तो उस स्टैंडर्ड बैलेट पेपर्स में जो है ना वो ये डाला जाएगा। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो उसका लिस्ट बनाएगा, उस पर वोटर का नाम और उसका इलेक्टोरल रोल का नंबर। उसके बाद जो टेंडर्ड वोटर लिस्ट है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, वोटर की CNIC और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो उनको भिजवा देगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ। रिटर्निंग ऑफिसर उसे इलेक्शन कमीशन को देगा, इलेक्शन कमीशन उसे नादरा की तरफ भिजवाएगा, नादरा कंफर्म करेगा, और अगर कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो है ना इसने दूसरे बंदे की जगह वोट डालने की कोशिश की है तो उसको अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। वो जो बंदा है ना तो फिर उसको क्या किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे ना चैलेंज ऑफ वोटर्स। कौन कर सकता है चैलेंज, कह रहे कैंडिडेट भी कर सकता है, इलेक्शन एजेंट भी कर सकता है, पोलिंग एजेंट भी कर सकता है। किस बात पे चैलेंज कर सकता है, इफ देयर इज एनएबली बिलीव दैट द पर्सन हैज ऑलरेडी वोटेड इज नॉट द पर्सन लिस्टेड इन द इलेक्टोरल रोल। अगर वो ये कह सकते हैं या उनको शक है कि ये जो बंदा है ना ये ऑलरेडी वोट दे चुका है, या फिर ये तो बंदे का नाम तो इस इलेक्टोरल रोल में है ही नहीं। करेक्ट कंडीशंस फॉर चैलेंज, जो चैलेंजर है ना डिक्लेयर द ऑब्जेक्शन बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएगा कि अच्छा मुझे ये एतराज़ है, अंडरटेक प्रॉमिस टू प्रूव दिस चार्ज इन कोर्ट, कहेगा कि मैं अदालत जाऊंगा, मैं वहाँ इस बात का सबूत दूंगा, और वो क्या करेगा 100 रुपीज़ इन कैश प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास डिपॉजिट करेगा। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना ये क्या करेगा, ये वोटर को बताएगा क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वोटर का थंब इम्प्रेशन लेगा, और अगर वो वोटर पढ़ा लिखा है तो उसका सिग्नेचर भी लेगा काउंटर फाइल के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको जो बैलेट पेपर इशू होगा ना उसको हम कहते हैं चैलेंज बैलेट पेपर। फिर क्या होगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा ना वो क्या करेगा, चैलेंज वोट लिस्ट बनाएगा जिसमें उस वोटर का नाम, उसका एड्रेस, उसका थंब इम्प्रेशन, उसका सिग्नेचर होगा, सही है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो चैलेंज बैलेट पेपर चैलेंज बैलेट पेपर को प्रॉपर वे में हैंडल किया जाएगा। कैसे हैंडल किया जाएगा कि जो वोटर जो है ना उसने वोट दे दिया, उसने उसको फोल्ड कर दिया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको लेबल यानी एक सेपरेट बॉक्स में डालेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि चैलेंज बैलेट पेपर्स। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको जो है तो उस बैलेट बॉक्स में नहीं रखा जाएगा बल्कि डिफरेंट में रखा जाएगा, और इस तरीके से वो सेपरेट हो जाएगा।
कह रहे कि जो वोट डालने वाला बंदा आया उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जो बंदा चैलेंज करेगा वो 100 रुपये डिपॉजिट करेगा और कहेगा कि मैं इस बात को अदालत में प्रूफ करूँगा, और उसका जो वोट है यानी उसको वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसमें चैलेंज बैलेट पेपर के बॉक्स में उसका वोट डाला जाएगा। उसके बाद है स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स। कह रहे कि अगर वोटर जो है ना उसने बैलेट पेपर को स्पॉइल कर दी गलती के साथ, और वो क्या करेगा, वो उसको रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वापस करेगा। फिर क्या होगा कि वोटर ये प्रूफ करेगा कि वो जो बैलेट पेपर है वो उससे गलती के साथ ख़राब हुआ है। जब वो उसको रिटर्न कर देगा ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको न्यू बैलेट पेपर दे देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, स्पॉइल्ड बैलेट पेपर को कैंसिल करेगा और एक नोट लिखेगा जिसमें ये बताएगा कि ये जो बैलेट पेपर था ये कैंसिल हो गया है, उसके काउंटर फॉइल के ऊपर लिखेगा, साथ में साइन करेगा उसके ऊपर, और जो स्पॉइल्ड बैलेट पेपर होगा उसको एक सेपरेट बॉक्स में रखा जाएगा जिसको कहते हैं स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 88। ये जो सेक्शन 88 है ना, ये क्या कहता है, ये कहते हैं स्टॉपिंग ऑफ द पोल, कि पोल को स्टॉप भी किया जा सकता है। कह रहे कि पोल को कब स्टॉप किया जाएगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना वो पोल को स्टॉप करेगा और रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। अगर पोलिंग में कोई मदाखलत कर रहा है, कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, सही है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ की जो सिक्योरिटी उसको हैंडल नहीं कर पा रही, कोई बैलेट बॉक्स जो है ना वो अनलॉफुली किसी ने ले लिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो गुम हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, उसके अंदर जो है तो खुद से लोगों ने वोट्स डाल दिए हैं, सही है, और अगर ये पोल जो है अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रोक दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर को बता के वो स्टॉप करेगा, फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन को बताएगा, कमीशन डिसाइड करेगा कि फ्रेश पोल किए जाएँ या ना किए जाएँ। अगर ओवरऑल रिजल्ट ऐसा है ना कि पोल को रोके बगैर रिजल्ट आ सकता है तो फिर फ्रेश पोल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फ्रेश पोल होगा तो कमीशन उसकी डेट अनाउंस करेगा, टाइम बताएगा, जगह बताएगा, सही है, और ये सब कुछ वो ऑफिशियल गजट में बताएगा। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो इस नोटिस को पब्लिकली इशू कर देगा। फ्रेश पोल होंगे, उसमें सारे वोटर जो हैं वो दोबारा वोट डालेंगे, और जो वोट पहले डाल दिए गए थे उन सबको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 89। सेक्शन 89 क्या कहता है, सेक्शन 89 कहता है वोटिंग आफ्टर क्लोज ऑफ पोल, कि जब पोल क्लोज हो जाए तो क्या कोई उसके बाद वोट कर सकता है। तो कह रहे कि वंस द ऑफिशियल क्लोजिंग टाइम ऑफ पोलिंग इज रीच, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो नया बैलेट पेपर इशू नहीं करेगा, ना ही फ्रेश वोटर को अलाउ करेगा कि वो वहाँ पर इंटर हो। हाँ, अगर किसी ने ऑलरेडी जो है तो वहाँ पर उस जगह पर वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है क्लोजिंग टाइम से पहले पहले, तो वो बंदा जो है वोट डाल सकता है। कह रहे कि प्रोसीडिंग्स एट द क्लोज ऑफ पोल, जब पोल क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। पहले क्या होगा, काउंटिंग ऑफ वोट्स, के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा जैसे ही पोल खत्म होगा। कैंडिडेट, वहाँ पे इलेक्शन एजेंट, वहाँ पे पोलिंग एजेंट और बाकी कोई ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर है वो वहाँ पे मौजूद होगा। इसके अलावा क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है और इलेक्शन स्टाफ है ये इनको अंदर आने की इजाज़त होगी, बाकी लोग बाहर निकल जाएंगे। फिर कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी, के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना वो ऑब्जर्वर्स को एक रीजनेबल चांस देगा कि वो सारे प्रोसेस को देख सकें, वो इन्फॉर्मेशन ले सकें, लेकिन ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की उन्हें इजाज़त नहीं है। फिर कह रहे कि ओपनिंग एंड काउंटिंग, कह रहे कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं ना जिनमें वोट डाल दिए गए जो यूज़ हो चुके हैं उनको खोला जाएगा, सारे बैलेट पेपर्स को काउंट किया जाएगा, जो टेंडर्ड और चैलेंज बैलेट पेपर्स हैं उनको अलग खोला जाएगा और उनको अलग काउंट किया जाएगा। फिर क्या होगा कि जो इनवैलिड बैलेट्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, इनवैलिड बैलेट्स कौन से होंगे, वो जिनके ऊपर ऑफिशियल मार्क या सिग्नेचर नहीं है, सही है, उनके अंदर कोई अनऑथराइज राइटिंग मार्क या ऑब्जेक्ट है, वो क्लियरली शो नहीं करते कि किसको वोट दिया गया, सही है, या फिर जो मार्क है वो स्प्लिट हो चुका है दो कैंडिडेट्स के दरमियान। कह रहे कि ऐसी कंडीशन में कोई वोट क्या वैलिड हो भी सकता है। हाँ, अगर एक बंदा है, सही है, और उसने ये वोट किया लेकिन ये क्या है किसी एक बंदे की तरफ वोट ज़्यादा है मार्क, तो फिर उसको वोट कंसिडर कर दिया जाएगा। उसके बाद रिकाउंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो रिकाउंट करेगा, या तो खुद कर लेगा, सही है, या फिर किसी कैंडिडेट या एजेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा दोबारा गिने तो वो फिर दोबारा गिन लेगा। उसके बाद क्या होगा, पैकेजिंग और सीलिंग होगी। वैलिड वोट्स जो है कैंडिडेट के उन्हें सेपरेट सील पैकेट्स में जो है सर्टिफिकेट्स के साथ सही, जिसमें बताया गया कि वर्ड्स और फिगर्स में, उसके अलावा कैंडिडेट के नाम और सिंबल, तो वो जो है तो हर एक के लिए वैलिड वोट्स जो हैं उनको सेपरेट सील पैकेट में डाल दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि जो इनवैलिड वोट्स होंगे ना उनको सेपरेट सील पैकेट में डाला जाएगा। ये जो सारे पैकेट्स हैं इनको प्रिंसिपल सील पैकेट में रखा जाएगा। फिर रिजल्ट प्रिपरेशन होगी, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो रिजल्ट को प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा, रिजल्ट जो है वो किस बेसिस पर प्रिपेयर करेगा कि वो जो वोट्स थे जो कि वैलिड है, सही है, तो उनको काउंट करेगा, सही है, वोट्स वैलिड पर कैंडिडेट प्लस एक्सक्लूडेड बैलेट्स। कह रहे बैलेट पेपर अकाउंट शोइंग के टोटल
बैलेट पेपर कितने रिसीव हुए, अनइशूड बैलेट कितने रह गए, बैलेट टेकन आउट एंड काउंटेड, फिर टेंडर्ड बैलेट्स, फिर चैलेंज और फिर स्पॉइल्ड बैलेट्स। ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, साइन कर लेगा रिजल्ट्स के ऊपर और अकाउंट्स के ऊपर। फिर इसके अलावा वहाँ से वो सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर भी लेगा, एक्रेडिटेड ऑब्जर्वर का भी, कैंडिडेट का भी, इलेक्शन एजेंट का या पोलिंग एजेंट का, इनमें से किसी का ले लेगा, सही है। और अगर कोई इनमें से इनकार करता है तो उसके इनकार की वजह को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कॉपीज़ हैं रिजल्ट्स के और जो अकाउंट्स हैं वो कैंडिडेट्स एजेंट्स को दे दी जाएंगी, सही है, और उनको एक रसीद, सही है, साथ में। और जो कॉपीज़ है उनको पब्लिकली पोस्ट कर दिया जाएगा पोलिंग स्टेशन के बाहर। उसके बाद क्या होगा, सीलिंग ऑफ इलेक्शन मटेरियल के जो सेपरेट पैकेट्स में है उनमें इनको सील कर दिया जाएगा, सही है। और क्या होगा कि जो अनइशूड बैलेट्स हैं उनको अलग तरीके से, जो टेंडर्ड है और जो चैलेंज है वैलिड और इनवैलिड, चैलेंज वोटर लिस्ट, स्पॉइल्ड बैलेट, मार्क कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल, काउंटर फाइल ऑफ यूज बैलेट और बाकी कोई डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर एंड सील के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट या एजेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, वो साइन कर लेंगे, वो अपना सील भी लगा सकते हैं। और अगर वो इनकार कर दें तो फिर इनकार की वजह को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर डिलीवरी ऑफ रिजल्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो खुद जो है वो रिजल्ट को डिलीवर कर देगा, जो काउंट किया उसका रिजल्ट, जो बैलेट पेपर अकाउंट था और जितने भी सील्ड पैकेट्स थे और उनका जो रिकॉर्ड्स था वो सारा के सारा। फिर क्या होगा, ये सारा जो है वो डिलीवर किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ या फिर बाकी कोई भी ऑफिसर जिसको कमीशन ने उस टाइम अथॉरिटी दी होगी। अकाउंटेबिलिटी के अगर वहाँ पे अनजस्टिफाइड डिले है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कमीशन की तरफ, उसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी। और इसके अलावा क्या होगा कि फाइन वगैरह लगेगा, ये बाकी सारा प्रोसीजर होगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो सेक्शन था, सेक्शन 90, ये बताता है इंश्योर, कहता है कि इमीडिएट हो, ट्रांसपेरेंट हो, वेरीफाइबल काउंटिंग हो वोट्स की, सिक्योर पैकेजिंग हो और जो इलेक्शन जितना भी सारा मटेरियल है, फिर पब्लिक पोस्टिंग हो रिजल्ट की और रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट मिल जाए, सही है। और अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो फिर हो जाए। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 91। जो सेक्शन 91 है ये स्टेटमेंट अबाउट टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर्स। तो जो वुमेन वोटर्स हैं, हम कहते हैं कि जो जेंडर वाइज वोटर स्टेटमेंट है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो जेंडर वाइज वोटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर टोटल मेन वोटर्स पोलिंग स्टेशन पे, टोटल वुमेन वोटर पोलिंग स्टेशन पे, टोटल वोट्स आदमी ने कितने वोट कास्ट किए और वुमेन ने कितने किए। फिर सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट की जो जेंडर डिसएग्रीगेट स्टेटमेंट है ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ भिजवाई जाएगी, इलेक्शन कमीशन की तरफ भिजवाई जाएगी। एट द सेम टाइम इलेक्शन रिजल्ट जो है वो यानी आपस में कोऑर्डिनेशन की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट अगर वुमेन को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो किसी भी टाइम ड्यूरिंग या आफ्टर पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वुमेन वोटर्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग ये कहेगा, सही है। फिर उसके बाद क्या करेगा कि वो जो है तो स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जो कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को देगा और फिर कमीशन को देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ वुमेन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के औरत को जो है वो सिस्टम से ना निकाला जाए, यानी उसको वोट डालने से ना रोका जाए और प्रॉपर उसको भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए वोट डालने के लिए। सेक्शन 92 अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। क्या देखते हैं हम सेक्शन 92 में कि कलेक्शन ऑफ रिजल्ट होगी, सही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जब रिजल्ट को कलेक्ट कर देगा वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देगा। फिर रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, वो एकदम एक्शन में आएगा। रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रोविजनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, सही है, जिसमें सारे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंबाइन होगा। और जो पोस्टल बैलेट्स है, यानी कि जैसे कि वो लोग जिस वक्त मुलाजिम है जिन्होंने पोस्ट के जरिए से अपने बैलेट्स को भिजवाया है, तो वो अभी शामिल नहीं होगा। क्या होगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो पब्लिकली अनाउंस करेगा प्रोविजनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट को। उसके बाद क्या होगा, जो अनाउंसमेंट होगी ना, इसके अंदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में की जाएगी, वहाँ इलेक्शन एजेंट्स होंगे, बाकी कोई ऑथोराइज्ड ऑब्जर्वर हुए तो वो भी होंगे। साइंड कॉपी प्रोविजनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की जो है वो इस जगह पे, यानी वो जगह जहाँ पे ये इस प्रोसेस को पब्लिश किया जा रहा है लोगों की एक्सेस के लिए, तो वहाँ पे उसके साथ प्रोविजनल रिजल्ट की एक स्टेटमेंट भी होगी। फिर कह रहे हैं कि कमीशन जो कॉपी है वो एक भेज दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के बारे में हमें बताया गया है सेक्शन नंबर 93 में। सेक्शन 93 क्या कहता है कि वो बंदे जो कि पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल हैं, तो कह रहा है कि वो लोग जो कि पोस्टल बैलेट के जरिए से वोट डाल सकते हैं। एक है गवर्नमेंट सर्वेंट, सही है, जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर उनकी पोस्टिंग हुई है, वो पर लोग जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने अपॉइंट किया गया है इलेक्शन की ड्यूटी के लिए पोलिंग स्टेशन पे। वो बंदे जो फिजिकली डिसेबल है और ट्रेवल नहीं कर सकता, सही है, और नाजरा ने उसे डिसेबिलिटी का लोगो भी इशू किया है। फिर वो बंदे जो कि प्रिजन या कस्टडी में है,
अब क्या होगा कि एप्लीकेशन तो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम बाय इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस होगा। लेकिन जो इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ है ये जो है ना अपॉइंटमेंट से 3 दिन पहले अपने लिए अप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन जब रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाई जाएगी, सही है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम होगा, अपना नाम, एड्रेस, सीरियल नंबर इलेक्टोरल रोल में, और साथ में क्या होगा कि अब ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना ये क्या करेगा, जब इसको एप्लीकेशन में लगी तो वो उस वोटर की तरफ जो है तो बैलेट पेपर को पोस्ट करेगा, सही है, साथ में वो एक एनवेलप भी देगा जिसके ऊपर सर्टिफिकेट होगा पोस्टिंग का, और सही है, और वो जो है ना वो उसको फिल किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एनवेलप दिया जाएगा, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिसीट की जो डेट है वो भी नोट करेगा, सही है। फिर लेट एप्लीकेशन जो है डेडलाइन के उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब ये सारे पोस्टल बैलेट्स भिजवा दिए जाए, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनके काउंटर फाइल्स को कलेक्ट करेगा, उनको पैकेट में सील कर देगा, साइन कर देगा, उनका नंबर नोट कर देगा, सही है। फिर वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब वो बैलेट पेपर रिसीव कर दे उसके ऊपर मार्क कर दे, फिर उसको एनवेलप में डाल दे, फिर उसको दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ पोस्ट करवा दे, और पोलिंग डे से पहले वो पोलिंग ऑफिसर की तरफ पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानी, कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है क्या इनके लिए कोई प्रोसेस है, तो पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करता है बाय इलेक्शन में, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी की टेस्टिंग को वोट किया जा सके, ताकि टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जा सके, सिक्रेसी देखी जा सके, सिक्योरिटी देखी जा सके, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जा सके। कह रहे कि पायलट प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के बाद ECP जो है वो प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट को और गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा, और गवर्नमेंट जो है वो 15 डेज में स्टार्ट ऑफ पार्लियामेंट सेशन के वो जो रिपोर्ट है उसको दोनों हाउस में इशू करेगा, सही है, डिस्कस करेगा। उसके बाद आता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कौन होगा, वो बंदा जो कि सिटीजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग वो बंदा है जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के अकॉर्डिंग, और जो कि काम कर रहा है या बाहर रह रहा है परमानेंटली या टेम्पररी, तकरीबन उसके कम से कम 6 महीने हो चुके हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 65 कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट, सही है। तो अब क्या आता है कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट में, हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आता है नोटिस फॉर कंसोलिडेशन। जब प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस हो गए ना तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिटर्न नोटिस देगा कैंडिडेट्स को, इलेक्शन एजेंट्स को, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ रिजल्ट कंसोलिडेशन का। फिर एक एजेंट जो है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सक्लूडेड बैलेट्स का रिव्यू किया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो चेक करेगा बैलेट पेपर्स को, वो जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सक्लूड कर दिया था अगर उनमें कोई रॉन्गली एक्सक्लूड हुआ है तो वो उस कैंडिडेट के फेवर में काउंट होगा। पोस्टल बैलेट्स क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट्स जो है उनको भी काउंट करेगा, सही है, और कोई भी रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स जो होंगे उनको वो सेपरेटली लिस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि फाइनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है उसको उसके अंदर रिजेक्टेड बैलेट्स को मेंशन किया जाएगा। कैंडिडेट या एजेंट जो है अगर वो रिकाउंट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अगर तब करवाएंगे अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री लेस दैन 5% है, या फिर नेशनल असेंबली मार्जिन लेस दैन 8000 है, और प्रोविंशियल असेंबली मार्जिन लेस दैन 4000 है, या फिर जो एक्सक्लूडेड वोट्स थे वो इक्वल थे टू मोर देन मार्जिन ऑफ विक्ट्री, सही है। तो ये जो रिकाउंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अलाउ किया जाएगा। रिकाउंट जो है वो ECP की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। जो रिकाउंट है वो ECP की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्डर करेगा पोलिंग के किस पोलिंग स्टेशन पर रिकाउंट किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा कि जो रिकाउंट का रिजल्ट है अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिजल्ट से डिफरेंट है तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिफरेंट को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद जो कंसोलिडेशन है 7 दिनों के अंदर नेशनल असेंबली की और 5 दिनों के अंदर प्रोविंशियल असेंबली की कंप्लीट होनी चाहिए। सेंडिंग फाइनल रिजल्ट टू ECP 24 घंटों के अंदर अंदर कंसोलिडेशन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो सेंड करेगा साइन कॉपीज। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट जो है वो क्या करेगी, उसमें फाइनल कंसल्टेशन रिजल्ट भी आ जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिजल्ट जो है वो भी, और बैलेट पेपर काउंट भी, और रिटर्निंग ऑफिसर अपने पास भी कॉपी रखेगा। उसके बाद जो है कॉपीज वो कैंडिडेट्स और ऑब्जर्वर्स को भी देगा, सही है, कैंडिडेट को, उनके एजेंट को या बाकी एक्रेडिटेड ऑब्जर्वर को। और इसके अलावा जो है तो ECP क्या करेगा, उसको पब्लिश करेगा विद इन 14 डेज ऑफ पोलिंग। ECP जो है तो पब्लिश कर देगा सारे कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपनी वेबसाइट पर, यानी कि फाइनल रिजल्ट को वो 14 दिनों के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 96 रीसीलिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज, कि जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई ना रिजल्ट की और फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट की स्टेटमेंट जो है वो बन गई है, तो फिर क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रीसील कर लेगा सारे पैकेट्स को और स्टेटमेंट्स को जो कि कंसोलिडेशन प्रोसेस के दौरान ओपन की गई थी। ये जो रीसीलिंग है ये प्रॉपर लीगल मैनर में होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी रहे। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ताकि वो पैकेट्स को साइन कर सके और उनके ऊपर अपना सील लगा सके ताकि बाद में उसकी कोई टेपरिंग ना की जा सके। सेक्शन 96 कहता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स के बारे में। क्या कहता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स के बारे में, कहता है कि अगर 2 कैंडिडेट्स हैं और उनके दरमियान टाई
हो चुका है। अब अगर दो कैंडिडेट्स के दरमियान टाई हो चुका है तो दो कैंडिडेट्स जो हैं उनको एक जितने वोट मिल चुके हैं तो दोनों जो है रिटर्न कैंडिडेट्स होंगे। हर एक को जो है ना कंस्टिट्यूंसी में हाफ ऑफ द टर्म मिलेगा असेंबली का। कह रहे कि पहले कौन करेगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर उन दोनों के दरमियान क्या करेगा, ड्रॉ करवाएगा और फिर उसमें जो कि ड्रॉ में आया तो वो पहले सर्व करेगा। उसके बाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ऑफिशियल गजट में रिजल्ट पब्लिश करेगा और क्या होगा कि जो लॉर्ड्स होंगे ना वो कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में किए जाएंगे या फिर उनके इलेक्शन एजेंट की प्रेजेंस में। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, सही है, प्रोसीडिंग्स का, और उसमें सिग्नेचर लेगा कैंडिडेट और एजेंट्स के जो वहाँ पर थे। अगर किसी ने इनकार कर दिया तो फिर उसके इनकार की वजह को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर एक कैंडिडेट उनमें से सर्व नहीं कर सकता, मौत की वजह से या कोई और वजह है, तो जो दोनों रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनमें से क्या होगा कि अगर एक नहीं कर सकता तो दूसरा जो है फुल टर्म के लिए सर्व करेगा। और अगर उन दोनों के दरमियान जो है अगर दो से ज़्यादा लोग थे और उनके दरमियान टाई हो चुका है तो फिर क्या होगा, फिर जो है फ्रेश इलेक्शन होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और पोलिंग डे जो है वो तकरीबन 60 दिनों के अंदर अंदर सेट किया जाएगा। 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। तो हमने कहा अगर 2 वे टाई है तो दोनों विनर्स होंगे और हाफ टर्म सर्व करेंगे। अगर एक मर जाता है तो फिर दूसरा फुल टर्म करेगा और अगर 3 है तो 60 दिनों के अंदर दोबारा इलेक्शन होंगे। अब आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। सही है, कह रहे कि ऑफिशियल गजट जो है ना उसमें मैन विनर की नोटिफिकेशन कि जब फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट रिसीव करेगा कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर से तो 14 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम पोलिंग डे वो पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट जिसमें उस कैंडिडेट का नाम होगा जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं। कह रहे कि कमीशन जो है पब्लिश करेगा गजट में नाम उन सारे कैंडिडेट्स के जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जिनके जो वोट्स हैं वो साथ में। कह रहे कि अगर हर एक रिटर्न कैंडिडेट या जो जीत चुका है, सही है, वो सबमिट करेगा स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन 10 डेज फ्रॉम पोलिंग डे। यानी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के यही जो जीत चुके हैं रिटर्न कैंडिडेट अब वो क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस सबमिट करेंगे। इफ अ कैंडिडेट फेल टू सबमिट दिस एक्सपेंसेस कमीशन जो है तो वो उनका नाम गजट में नहीं लगाएगा। कह रहे कि विद इन 2 डेज ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट इन गजट कमीशन जो है वो उसको वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देगा। सेक्शन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सही है, कह रहे कि ऑफिशियल गजट जो है ना उसमें मैन विनर की नोटिफिकेशन कि जब फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट रिसीव करेगा कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर से तो 14 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम पोलिंग डे वो पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट जिसमें उस कैंडिडेट का नाम होगा जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं। कह रहे कि कमीशन जो है पब्लिश करेगा गजट में नाम उन सारे कैंडिडेट्स के जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जिनके जो वोट्स हैं वो साथ में। कह रहे कि अगर हर एक रिटर्न कैंडिडेट या जो जीत चुका है, सही है, वो सबमिट करेगा स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन 10 डेज फ्रॉम पोलिंग डे। यानी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के यही जो जीत चुके हैं रिटर्न कैंडिडेट अब वो क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस सबमिट करेंगे। इफ अ कैंडिडेट फेल टू सबमिट दिस एक्सपेंसेस कमीशन जो है तो वो उनका नाम गजट में नहीं लगाएगा। कह रहे कि विद इन 2 डेज ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट इन गजट कमीशन जो है वो उसको वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देगा। सेक्शन 99 कहता है डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड बाय द कमीशन। कह रहे कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर उनको सील कर देगा, सही है, टेम्पर एविडेंट बैग्स में। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो टेम्पर एविडेंट बैग में ये डॉक्यूमेंट्स रखेगा, बैलेट पेपर, सही है, काउंटर फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक रोल की मार्क कॉपीज, बैलेट पेपर का अकाउंट और इसके अलावा रिजल्ट। जो टेंडर्ड बैलेट पेपर्स होंगे, सही है, इसके अंदर टेंडर्ड वोट लिस्ट होगी, चैलेंज बैलेट पेपर्स होंगे, चैलेंज वोट्स लिस्ट होगी और स्पॉइल्ड बैलेट पेपर होंगे। इसके अलावा कमीशन अगर बाकी कोई पेपर रखने का कहता है तो वो भी होगा। टेम्पर एविडेंट बैग क्या है, ये स्पेशल कमीशन अप्रूव बैग है जो कि शो करता है विजिबल साइन इफ टेम्पर्ड वेट, यानी कि अगर उनमें कोई चेंजेस लाई जा रही हैं तो वो क्लियरली पता हो। लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन, हर एक जो पैकेट होगा ना उसमें क्या किया जाएगा, उसमें कंटेंट्स, डेट ऑफ इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम और नंबर जो है वहाँ पे लिखा जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेगा कमीशन, और स्टोरेज बाय द कमीशन के कमीशन उसको अरेंज करेगा एक सेफ्टी वाली जगह पे, सील्ड बैग में, सुटेबल प्लेसेस में, ताकि कोई तक ख़राब ना कर सके। टेम्प्रेरी स्टोरेज, जब तक कमीशन जो है ना इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज बैग्स या स्टोरेज का इंतजाम नहीं करता तब तक जो है ना इसको ट्रेयर या सब ट्रेयरी में टेम्प्रेरी रखा जाएगा। ये जो ट्रेयरी या सब ट्रेयरी के ऑफिसर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी सेफ्टी के लिए, और अगर कोई भी बैग जो है वो डैमेज हुआ या टेम्पर हुआ तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होगी। उसके बाद कहते हैं कि अगर इंक्वायरी में जो है ट्रेयरी या सब ट्रेयरी ऑफिसर का गिल्ट पता चल गया या उसकी गलती पता चल गई तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। उसके बाद कहता है कि टेम्परिंग ऑफ पैकेट्स, कह रहे कि जब ओपन किए जाएंगे कोई भी पैकेट और अगर पता चले कि वो टेम्पर्ड है तो रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने उसको सील किया होगा उनको भी बाद में कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटेन किए जाएंगे 1 साल तक डिपॉजिट के बाद, और अगर आफ्टर 1 ईयर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जब तक के कोर्ट ने प्रॉपर ऑर्डर ना दिया हो कि आप इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कह रहे कि अगर किसी ने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर ली है तो फिर इन
उसको डॉक्यूमेंट्स को जब तक कि पिटीशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इनको रखा जाएगा, यानी तब इनको 1 साल के बाद डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 100 पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 100 क्या कहता है कि जब इलेक्शन के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सेफ रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओपन होते हैं पब्लिक के लिए ताकि उनको चेक कर सके, और कमीशन अलाउ करता है पब्लिक को कि वो इंस्पेक्ट कर सकें स्पेसिफिक टाइम्स पे अंडर सर्टन रूल। और अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको प्रॉपर फ़ी देनी होगी और फिर कमीशन जो है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेस दे देगा। सेक्शन 101 क्या कहता है? जो सेक्शन 101 है ना, ये कहता है कि ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ये हमें बताता है कि जो ट्रिब्यूनल है ना, सही है, वो ऑर्डर दे सकता है। तो इंस्पेक्शन का ऑर्डर कौन दे सकता है? ट्रिब्यूनल के। आप जो है तो पैकेट्स को ओपन कर सकते हैं काउंटर फॉइल्स के, सही है, और काउंटेड बैलेट पेपर्स की भी इंस्पेक्शन की जा सकती है, सर्टिफिकेट की भी की जा सकती है। लेकिन इस ऑर्डर पर लिमिट भी लग सकता है कि ट्रिब्यूनल जो है ये ऑर्डर तब देगा जब उसको लगेगा कि हाँ इससे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। कंडीशन फॉर इंस्पेक्शन क्या होगी कि ट्रिब्यूनल जो है वो रूल सेट करेगा, सही है, कि कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, कब और कहाँ कर सकता है, और सही है। और इसके अलावा ऑथेंटिसिटी के बारे में देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है तो प्रोड्यूस करता है डॉक्यूमेंट्स को ट्रिब्यूनल ऑर्डर पे, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो इलेक्शन कमीशन वो डॉक्यूमेंट्स लाएगा, सही है, और that itself is conclusive proof that document relate to the concerned election। फिर उसके बाद क्या होगा कि कोई भी लेबलिंग मार्क या सील होगा उन बैलेट के पेपर्स के ऊपर या पैकेट्स के ऊपर, तो उसको जो है तो फर्स्ट एविडेंस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो काउंटर फॉइल होंगे वो वोटर की आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे कि जो कोई भी काउंटर फॉइल है, सही है, उस पर अगर वोटर का सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है तो वो उसका फर्स्ट प्रूफ होगा। और अगर ये सारी सिचुएशन नहीं है तो कोई भी जो है बंदा उसको अलाउ नहीं है कि वो जो है तो इंस्पेक्ट कर सके, रिजेक्ट कर सके, या फिर जो है तो कमीशन की कस्टडी में जो है तो बैलेट पेपर्स को काउंट कर सके। अब हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं सेक्शन 102 बाय इलेक्शंस। 102 सेक्शन 102 किस चीज़ से रिलेटेड है? बाय इलेक्शन से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि इफ़ अ मेंबर सीट बिकम वैकेंट, अगर किसी भी मेंबर की सीट जो है ना वो खाली हो जाती है, सही है, रेजिग्नेशन की वजह से या डेथ की वजह से या डिसक्वालिफिकेशन की वजह से, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा ऑफिशियल गजट में। ये कहेगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर क्या हो गई है, सीट वैकेंट हो गई है, इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करेगी, और फिर जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के सारे प्रोविजंस जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे, उस तरह से वहाँ पर बाय इलेक्शन होगा। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जो इलेक्शन कमीशन है ना उसके पास अथॉरिटी है कि वो कंडक्ट कर सके पायलट प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। ये जो पायलट्स हैं इनको टेस्ट किया जाएगा बाई इलेक्शन में, सही है, और इसके अलावा जो है मैनुअल प्रोसीजर भी वहाँ पर होगा ताकि वोटर की वेरिफिकेशन हो, कास्टिंग ऑफ वोट्स को देखा जा सके और काउंटिंग ऑफ वोट्स की जा सके। पर्पज़ क्या होगा? पर्पज़ ये होगा कि ये जो टेक्निकल इफेक्टिवनेस है उसको चेक किया जा सके, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। कह रहे कि जो इलेक्शन कमीशन है ना वो रिजल्ट को शेयर करेगा गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट जो है 15 डेज़ के अंदर अंदर स्टार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो क्या करेगी, इसको प्रेजेंट करेगी दोनों हाउसेस के सामने। तो ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 103 तक पढ़ा, सही है, और इसके अंदर सारा प्रोसेस पढ़ा कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपॉइंट हो गया, टर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो गया। तो मैं समराइज़ करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जस्ट पहले ये चैप्टर नंबर 6 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये कहता है कि इलेक्शन टू रिजर्व सीट इन एन असेंबली, तो पार्टी ऑफ लिस्ट फॉर रिजर्व सीट। तो इसको देखते हैं हम। कह रहे कि सबमिशन ऑफ पार्टी लिस्ट, सबमिशन ऑफ पार्टी लिस्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेपरेट लिस्ट फाइल करेंगे, सही है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वुमेन के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए। और जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम बताया है उसके अंदर अंदर ये जो लिस्ट होगी ना, ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, सही है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास, ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास। लिस्ट जो उसको पब्लिश किया जाएगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जब ये सबमिट होगी इसके अंदर चेंजेस नहीं ला जा सकती, एडिशन भी नहीं की जा सकती, डिलीशन भी नहीं की जा सकती नॉमिनेशन डेडलाइन के बाद। कह रहे कि जो पार्टीज है वो एडिशनल कैंडिडेट्स का नाम भी डाल सकते हैं ताकि अगर रिप्लेसमेंट करनी हो बाद में किसी के डिसक्वालिफिकेशन की वजह से, या अगर कोई वैकेंसी आ गई है तो फिर उसको फिल किया जा सके। नॉमिनेशन पेपर रिजर्व सीट्स का क्या है कि कैंडिडेट्स जो है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, सही है, लास्ट डेट से पहले पहले, और जो पेपर्स होंगे फिर सही है उनकी तहकीकात की जाएंगी, जैसे कि जनरल सीट्स के लिए की जाती है। उसके बाद क्या होगा कि जो पार्टी है ना उसमें से क्या होगा, लिस्ट रन आउट, कि अगर बाकी कोई भी नाम नहीं है, अवेलेबल नहीं है जिसको डाला जाए, तो पार्टी जो है वो सबमिट कर सकती है अ न्यू नेम टू फिल अ लेटर वैकेंसी। फिर उस नॉमिनेशन पेपर ऑफ रिजर्व सीट कैंडिडेट्स,
तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा, सही है, जो रिजर्व उसके लिए सीट के लिए आएगा। फिर उसके बाद उसके पेपर्स की उसी तरह तहकीकात की जाएंगी जैसे बाकी जनरल सीट के लिए की जाती है। कह रहे अगर पार्टी की जो लिस्ट है ना उसमें बाकी नाम वगैरह अवेलेबल नहीं है तो पार्टी न्यू नेम जो है वो सबमिट करेगी बाद में किसी वैकेंसी के लिए। और वैकेंट सीट को फिल करने के लिए जो रिजर्व सीट है वो अगर वैकेंट हो गई है डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो पार्टी प्रायोरिटी लिस्ट में जो नेक्स्ट बंद होगा वो फिर कैंडिडेट होगा। फिर कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन बिफोर नोटिफिकेशन, अगर ऑफिशियली नोटिफाइड जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो फाइल करेगा और डिक्लेरेशन से ये कि वो जो है तो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर एक्ट 63। फिर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेगा नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। कैंडिडेट्स जो है रिजर्व सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को देगा कॉपी ऑफ पार्टी लिस्ट, से ये डिक्लेरेशन और सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स और प्रूफ ऑफ फी डिपॉजिट फॉर नॉमिनेशन पेपर्स। डायबिटिन पार्टीज के अगर दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का इक्वल शेयर आ गया रिजर्व सीट के ऊपर तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा विनर को बाय ड्राइंग लॉर्ड्स। तो उनके दरमियान क्या करेगा, वो इनके दरमियान में लॉर्ड्स करेगा, पर्ची डालेगा और पर्ची के अकॉर्डिंग फिर जो जीत गया सो वो जीत गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू असेंबली, सही है। सेक्शन 50 में बताता है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा, सही है। कौन किस किस को करेगा, या कमीशन का बंदा या ऑफिसर में से और या जुडिशरी में से। उसके बाद क्या कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखेगा। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो अपॉइंटमेंट की डेट है ना वो 60 डेज जो है इलेक्शन प्रोग्राम से पहले पहले होनी चाहिए। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ड्यूटी ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स तो हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर इनमें से कोई जो है तो अपना काम ठीक से नहीं करता तो उसको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो इंक्वायरीज होगी ना वो तकरीबन 30 डेज में कंप्लीट होगी और रिपोर्ट जो है वो 7 दिनों में सबमिट कर दी जाएगी। इलेक्शन ऑफिशियल जो भी आएगा ओहदे पर तो वो अपना ओथ लेगा और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो ऑफिशियल गजट में आएगी, सही है। और नोटिफिकेशन के 6 दिन जो है तो क्या होगा, 6 दिनों के अंदर अंदर नॉमिनेशन होंगी। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्शन प्रोग्राम में कमीशन अल्ट्रेशन भी कर सकता है। जो पोलिंग स्टेशन होंगे 1 किलोमीटर के एरिया में होने चाहिए और 1200 वोटर्स जो है पर पोलिंग स्टेशन। फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है तो उनमें चेंजेस कर सकता है, अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी एप्लीकेशन दी जा सकती है और फिर वो जो है तो क्या करेगा, फाइनल जो है वो गजट में वो अनाउंसमेंट कर देगा। उसके बाद हम कहते हैं कि नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, तो कोई भी वोटर जो है कह सकता है या किसी को प्रपोज भी कर सकता है खुद को और किसी को सेकंड यानी सपोर्ट भी कर सकता है और उसके पास प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए और फॉर्म बी पे जो है तो उसके एसेट्स वगैरह हों, सही है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को देगा, रिटर्निंग ऑफिसर उसको सीरियल नंबर देगा और नॉमिनेशन ऑफिस में उसका नाम लगाएगा, सही है। फिर उसकी इंस्पेक्शन होगी और फी डिपॉजिट करेगा, सही है। नेशनल असेंबली के लिए 30,000 है, प्रोविंशियल असेंबली के लिए 20,000 है। उसके बाद क्या होगा कि जो नॉमिनेशन पेपर होंगी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, बताएगा कि अच्छा आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और उसके अलावा उसके अगेंस्ट जो है तो अपील भी हो सकती है, अपील ट्रिब्यूनल के पास जाएगी और उसका फैसला फिर फाइनल होगा। उसके बाद क्या होगा कि फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश कर देगा, अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो कर लेगा। और कैंडिडेट अगर कोई चाहता है कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ना तो वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रॉपर सिग्नेचर हो वो हो ग्रेड 17 का ऑफिसर का या फिर ऑथ कमिश्नर का या नोटरी का, और वो क्या करेगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेगा और अगर उसने कर दिया तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर क्या कहता है, वो पॉलिटिकल यानी कि वो जो है तो कैंडिडेट को जो है वो क्या कहता है, कैंडिडेट इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पास जाएगा, सही है कि अच्छा मैं इस पार्टी से के लिए साथ इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो जो पार्टी का सर्टिफिकेट है उसको वो दिखाना पड़ेगा, सही है। फिर उसको वो सिंबल देने के लिए क्या होगा कि पार्टी का जिस पार्टी के साथ वो होगा उसका सिंबल में से एक दिया जाएगा और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपना सिंबल खुद सिलेक्ट करेंगे लेकिन वो पार्टी का नहीं होना चाहिए। और अगर दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक ही सिंबल लेना चाहें तो फिर उनमें से प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होगा या फिर उनके दरमियान लॉट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है ना वो क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको सिंबल दे देगा और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उनके नाम है साथ में सिंबल वो लगा दिए जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि पोल वाले दिन जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली पहले कोशिश की जाएगी कि नेशनल असेंबली की अगर इलेक्शन है तो सारे एक ही दिन हो, लेकिन अगर कोई हादसा वगैरह कुछ होता है तो फिर अलग दिन फिक्स किया जा सकता है। कमीशन डिसाइड करेगा कि कम से कम 8 घंटे हो, लेकिन इसके अलावा कम या ज़्यादा जो है तो वो देख सकता है। और अगर उसने किसी के पोलिंग स्टेशन के घंटे ज़्यादा करवाने हो तो कम से कम 3 घंटे पहले वो अनाउंस करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कमीशन है वो बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करेगा, तकरीबन वहाँ के लोगों के शनाख्ती कार्ड देखेगा कितने लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं और फिर राउंड आउट करके वो जो है तो बैलेट पेपर प्रिंट करेगा। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की या कोई भी प्रिंटिंग अथॉरिटी जिसको कमीशन अलाउ करे, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे और फिर जो
जो है तो क्या होगा कि एक बंदा है अगर उसने इलेक्शन से रिटायरमेंट लेनी है तो उसको प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करके एप्लीकेशन देनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट मर जाता है तो फिर वहाँ पे न्यू इलेक्शन होंगे। और इसके अलावा क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसीडिंग अगर रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहा है तो उसको प्रॉपर रीज़न बतानी होगी कमीशन को। और जो क्या होगा कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ही बंदा है और वही लड़ रहा है तो फिर जो है तो उसी को विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो इलेक्शन एजेंट है क्या होगा कि कोई भी बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है तो वो अपने लिए 2-3 इलेक्शन एजेंट फाइनल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट के अनाउंसमेंट के दौरान एक ही होगा। और जो पोलिंग एजेंट है फिर कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट जो है ना वो अपने लिए पोलिंग एजेंट वहाँ पे हायर कर सकते हैं, जिनको वो किसी भी टाइम ओहदे से हटा भी सकते हैं। फिर कमीशन जो है तो प्रॉपर बैलेट बॉक्सेस जो है वो सप्लाई करेगा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले देखेगा कि अच्छा वो खाली है, उनको दिखाएगा, एतमाद मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब वो फिल हो जाए तो तब उनको प्रॉपर एक सिक्योर जगह पे रखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो कमीशन है ना वो उसको फाइनल इलेक्टोरल रोल वो प्रोवाइड करेगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ। वो रिटर्निंग ऑफिसर को देगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया जाएगा और कैंडिडेट जो है तो लोगों की उस तक एक्सेस होगी। फिर उसके बाद जो है तो उनको प्रॉपर जितने बैलेट पेपर चाहिए होंगे वो सप्लाई करेगा। और सीक्रेट बैलेट के लिए क्या होगा कि वो जो है तो वो उनको प्रॉपर जगह दी जाएगी ताकि वो सीक्रेटली जो है तो वो मार्क कर सके अपना वोट। और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन पे एक वक्त में एक ही बंदा मौजूद होगा या फिर कमीशन जिसको अलाउ करेगा वो बंदा मौजूद होगा जिसमें वहाँ का स्टाफ वगैरह भी आ जाता है। और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन पे ऑर्डर मेंटेन करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए सिक्योरिटी भी होगी। और जो वोटिंग प्रोसीजर है ना इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें CNIC या फिर जो है तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। और जो बंदा आएगा उसका नाम लिया जाएगा इलेक्टोरल रोल में से, फिर वो आएगा फिर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में से काट के ना तो फिर उसको क्या किया जाएगा, बैलेट पेपर दिया जाएगा, फिर वो अपना अंगूठा वगैरह लगाएगा, साइन वगैरह करेगा और इस तरह से प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होगा और अपनी इलेक्टोरल लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आगे भी वो अपना सिग्नेचर करेगा। और इसके अलावा क्या होगा कि एक बंदा जो है तो वो कहता है कि वो वोटर है लेकिन किसी और ने उसकी जगह वोट लगा दिया तो उसको वोट डालने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन टर्नड बैलेट पेपर। इसी तरह से अगर कोई जो कैंडिडेट है या वहाँ इलेक्शन एजेंट है या पोलिंग एजेंट है वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि अच्छा ये जो बंदे इसने पहले वोट डाल दिए तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस बंदे को वोट डालने भी देगा और साथ में जो है तो क्या करेगा कि सेपरेट चैलेंज बैलेट पेपर्स में वो अपना वोट डालेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स का किसी बैलेट पेपर ख़राब हो गया तो फिर वो स्पॉइल्ड बैलेट पेपर में उस बैलेट पेपर को डाल दिया जाएगा। और अगर कोई इशू आ रहा है तो पोलिंग को स्टॉप भी किया जा सकता है, फिर कमीशन को इन्फॉर्म किया जाएगा और कमीशन फैसला लेगा कि वही पोल कंसिडर हो या फ्रेश पोल कंडक्ट किए जाएँ। इस तरह से जो है तो अगर पोल का टाइम क्लोज हो गया तो उसके बाद क्या होगी कि प्रॉपर जो है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनेगा वोट्स वगैरह को सारे स्टाफ की मौजूदगी में और प्रॉपर उनको कॉन्फिडेंस में यानी कि लेगा। सही है। और उसके बाद क्या होगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सही है प्रॉपर फिर वो रिजल्ट कमीशन की तरफ भिजवा दे, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ वो फिर कमीशन को देगा और देखा जाएगा कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड के वुमेन वोटर्स क्या मतलब लाइक उनको औरतों को वोट डालने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। और फिर प्रोविजनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी और पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो फिर रिसीव किए जाएंगे। ये उनके होते हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या फिर वो जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको अपॉइंट की हुई फिजिकली डिसेबल हो या प्रिजन या कस्टडी वगैरह में हो। और उसके बाद हम कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बाई इलेक्शन में जो है तो वो भी वोटिंग कर सकते हैं। रिजल्ट की जो है तो फिर वो अनाउंसमेंट होगी और उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, पैकेज जो उनकी रीसेलिंग और सप्लाई ऑफ कॉपीज़ सही है। फिर वोट्स जो है अगर दोनों कैंडिडेट्स के इक्वल आ जाते हैं तो फिर वो उन दोनों के दरमियान टाई हो गया है तो अब उनमें से एक बंदा पहले असेंबली में टाइम गुजारेगा, दूसरा बाद में, और उनके दरमियान इसके लिए ड्रॉ किया जाएगा। और अगर उनमें से जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियल गज़ट में अनाउंस होगा। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कमीशन अपने पास रखेगा, जिसमें बैलेट पेपर, काउंटर फाइल, कॉपीज़ ऑफ इलेक्टोरल रोल, बैलेट पेपर काउंट रिजल्ट वगैरह, टेंडर बैलेट पेपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है, फिर लोग फ़ी पे करेंगे, फिर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ एक्सेस दी जाएगी। और जो ट्रिब्यूनल है वो ये ऑर्डर दे सकता है कि अच्छा ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप हमें प्रोवाइड करें, फिर कमीशन प्रोवाइड करेगा उन्हें। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा मर गया है तो वहाँ पे बाई इलेक्शन भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या बायोमेट्रिक जो है ये टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है और इसका जो रिज़ल्ट है वो फिर असेंबली जो है उसको बताया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ वो पास किया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन जो रिजर्व सीट्स हैं तो उसका भी वही प्रोसीजर है जो कि जनरल प्रोसेस का है। और उसके बाद ये होगा कि फाइनली तो अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम इंशाल्लाह ये प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और कोई क्वेरीज हो आपके, कुछ समझ ना आए, नोट्स चाहिए हो व्हाट्सएवर, तो यू कैन कमेंट। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।